दोस्तों 356वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। टिफनी आहान से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और आथर का मैच देखने भी नहीं जाती। जिंग अपना मैच जीतने के बाद आहान को चैलेंज करता है। आई लुक फॉरवर्ड टू फाइटिंग विद यू। आहान ने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा और उसे दिखा दिया कि जिंग में फाइटिंग स्पिरिट थी। जिंग आहान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बस उसे उसके साथ फाइट करके जानना था कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल है कौन। जिंग की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से आहान ने अपने मन में उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना लिया था। अब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इनविजिबल रिस्पेक्ट थी। जब आहान ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तब हंसते हुए स्टेज से नीचे उतर गया। इसके बाद मैच ऑथर और स्पेन के फाइटर के बीच में था। मैच में अभी भी टाइम था, इसलिए ऑफिशियल्स ने लोगों में एंटरटेनमेंट करने के लिए सॉन्ग प्ले कर दिए। बीच बीच में वो लोग आहान की फोटो भी दिखा रहे थे, क्योंकि आहान इस बार ग्लोबल मार्शल आर्ट कंपटीशन का हाईलाइट था और वो इस वक्त मैच शुरू होने का वेट कर रहा था। स्क्रीन पर अपनी इंफॉर्मेशन और फोटो देखकर उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, बल्कि वह पिछले मैच के बारे में सोच रहा था। जिंग का ओपोनेंट रॉबिन था और वो मिलिट्री ट्रेंड था। वो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। जिंग तो वैसे भी एंशियंट ट्रिक यूज करता था जो मिलिट्री से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती थी। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि रॉबिन ने अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज क्यों नहीं की थी। कुछ देर बाद सॉन्ग बजने बंद हो गई। सब लोग आपस में डिस्कशन करने लगे। सब यही कह रहे थे कि मैच ऑथर ही जीतेगा। इस कंपटीशन में ऑथर ने अब तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। सब सोच रहे थे कि क्या स्पेन का फाइटर कार्लोस उसकी रियल स्ट्रेंथ बाहर निकाल पाएगा। मैच का टाइम नजदीक आ रहा था। ऑडियंस सीट्स भर चुकी थी और अभी भी कुछ वीआईपी सीट्स और कंटेस्टेंट खाली थे। लुक, अरे वो देखो, पॉप एरिना में आ गए हैं, किसी ने कहा। पॉप और मार्क एक साथ एरिना में आ गए थे। इस बार उनके बीच टिफनी नहीं थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पॉप तो यहाँ आना ही था। आउथर इस जनरेशन का सबसे पावरफुल फाइटर है और साथ ही चर्च का गार्डियन कैप्टन भी। पॉप उसका मैच कैसे मिस कर सकते हैं, किसी ने कहा। जब वो दोनों अपनी सीट की तरफ जा रहे थे तब उनकी नजर आहान पर पड़ी। आहान भी उन्हें देख ही रहा था, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ देखकर स्माइल कर दिया। आहान ने भी स्माइल किया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि पॉप की स्माइल का मतलब क्या था। उनके स्माइल का कुछ तो मतलब था, पर क्या था वो ये नहीं जानता था। आहान के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मैच की तरफ ध्यान देने लगा। उसका सारा ध्यान स्टेज की तरफ ही था। फाइट शुरू होने वाली थी। स्पेन का कार्लोस स्टेज पर आ गया था। उसका पोस्टर स्टडी था और उसके फाइट शूट पहना हुआ था। कार्लोस की आंखों में फाइटिंग स्पिरिट साफ नजर आ रही थी। कुछ मिनट बाद ऑथर भी स्टेज पर आ गया था। सब उसे चीयर कर रहे थे, पर ऑथर के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और जब उसे टिफनी नजर नहीं आई तब उसे बहुत गुस्सा आया। ऑथर ने आज तक जो किया था टिफनी को पाने के लिए किया था। उसने मार्शल आर्ट्स में पूरी जान लगा दी थी। चर्च में बहुत सारी लड़कियां थी जो ऑथर को पसंद करती थी, पर उसका दिल सिर्फ टिफनी के लिए धड़कता था। जब उसे पता चला कि पॉप इस कंपटीशन के बेसिस पर टिफनी का जीवन साथी ढूंढने वाले हैं, तब उसने इस कंपटीशन को जीतने के लिए जी जान लगा दिया था। पर उसके लिए जिसके लिए सब किया वो उसका मैच देखने ही नहीं आई थी। वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब उसने पॉप और टिफनी को आहान के बारे में बात करते देखा था तब वो मायूस हो गया था और उसे आहान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान में ऐसा क्या था जो उन दोनों में इतना इंप्रेस हो गए थे। ऑथर ने ऑडियंस में नजर घुमाई। जैसे उसे आहान दिखा वो गुस्से में आग बबूला हो गया। वो जानता था कि अगर आहान वहां नहीं होता तो पॉप और टिफनी किसी के बारे में सोचते भी नहीं और वो टिफनी का लाइफ पार्टनर बन जाता। फिर उसने इस बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया। उसने आहान से तो फाइट करनी ही थी, क्योंकि उसे वो अपने भाई का बदला लेना था। तब वो सबको दिखा देगा कि उसके बराबर कोई नहीं है। अचानक से ऑथर ने कहा, कार्लोस फ्रॉम स्पेन, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। पहला, तुम हार मान लो और स्टेज से नीचे उतर जाओ। दूसरा, मैं तुम्हें एक मुंह हराकर यह मैच खत्म कर सकता हूँ। कार्लोस भी कुछ कम नहीं था। वो बहुत सारे फाइट्स जीतकर इससे आगे आया था। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, कम एंड फाइट विद मी। ऑथर ने कुछ नहीं कहा, बस रेफरी की तरफ देखने लगा। वो चाहता था कि रेफरी जल्द से मैच शुरू कर दे। रेफरी ने तुरंत अनाउंसमेंट की, द मैच ऑफिशियली बिगेन्स। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, ऑथर ने आओ देखा ना ताओ कार्लोस पर अटैक कर दिया। कार्लोस की सारी एनर्जी एक ही मूव में खत्म हो गई। ऑथर ने अपनी सारी एनर्जी इस मूव में लगाई थी और कार्लोस धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अब भी कुछ बाकी है क्या, ऑथर ने कहा। आई गिव अप, कार्लोस ने कहा। हर मैच की तरह मैच भी ऑथर जीत गया था। ऑथर के लिए मैच जीतना केक वॉक जैसा था। उसने ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। गॉड, दिस ऑथर इज रियली स्ट्रॉन्ग।
यह सिर्फ अपने ओपोनेंट को हराता नहीं बल्कि उन्हें अच्छे से ह्यूमिलेट भी कर देता है। मैं तो सोच रहा हूं कि क्या अहान ओथर का ऐसा अटैक झेल पाएगा। सब लोगों में आपस में बात करना शुरू कर दिया था। पॉप ने भी ओथर को देखा और मुस्कुराने लगे। इस वक्त ओथर की नजरें सिर्फ अहान पर थी। ऐसा लग रहा जैसे वो उसे आंखों में ही खा जाएगा। रात होने वाली थी। सब लोग फाइटिंग एरिना से चले गए थे। इस वक्त टिफनी भी अपने रूम में आराम कर रही थी। अचानक से उसे किसी के वहां आने की आहट सुनाई दी। उसका मुंह बिगड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे डिस्टर्ब करने कौन आ सकता है। किसी को भी रात के समय उसके पास आने की परमिशन नहीं थी। जैसे ही दरवाजा खुला, टिफनी अपने सामने खड़े आदमी को देखकर हैरान थी। योर हाइनेस, आप यहाँ कैसे हैं? टिफनी ने इस वक्त कहा। इस वक्त टिफनी के सामने पॉप खड़े थे। इट्स नथिंग, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। पॉप ने स्माइल करते हुए कहा। ओह प्लीज आइए। टिफनी ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा और वहां बैठने लगा। इसके बाद उसने पूछा, आप कुछ लेंगे? यस, आई वांट सम वाटर, पॉप ने कहा और टिफनी के साथ लंबा डिस्कशन करना था। जब टिफनी पानी लेकर आई, उनके सामने आकर बैठ गई, तब पॉप ने कहा, तुम आज शाम को ओथर का मैच देखने क्यों नहीं आई थी? यह सुनकर टिफनी को समझ नहीं आया कि इसका जवाब क्या दे। फिर उसने कहा, मैं बहुत थक गई थी इसलिए नहीं आ पाई। टिफ, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता नहीं कि तुम बहुत थकी हुई हो। तुम झूठ बोल रही हो ना? पॉप ने कहा और वो स्माइल करते हुए टिफनी को देख रहे थे। टिफनी ने अपने स्टेटस की वजह से पहले कभी नहीं झूठ बोला था। उसे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। यह पहली बार था जब वो पॉप के सामने झूठ बोल रही थी। तुम फाइट देखने नहीं आई क्योंकि तुम आना नहीं चाहती थी, है ना? पॉप ने पहले हेजिटेट किया, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई और इसलिए उन्होंने पूछ लिया। हाँ यही सच है, टिफनी ने कहा। तुम मैच देखने नहीं आई क्योंकि तुम्हें ओथर पसंद नहीं है? पॉप ने पूछा और गहरी सांस ली। इसके बाद उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू की। ओथर बहुत हैंडसम है और साथ ही बहुत पावरफुल भी, और जिस लेवल का मार्शल आर्ट्स जानता है कोई भी सिंपल इंसान नहीं जान सकता है। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो चर्च को बहुत सालों से गार्ड कर रहा है, इसलिए मैं उसके कैरेक्टर को भी अच्छे से जानता हूँ। ऑल्सो ही इज कम्प्लीट डिवोटेड टू यू। उसने कभी किसी और तरफ देखा भी नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वाई डोंट यू लाइक हिम? पॉप ने कहा। पॉप के सवाल के बाद टिफनी नर्वस हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, पर वो पॉप की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। उसने हर बात शेयर करती थी, इसलिए उसने कहा, आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। ओथर बहुत अच्छा है। ही इज परफेक्ट और इसी परफेक्शन की वजह से मुझे डर लगता है। इट इज अनरियलिस्टिक। टिफनी ने कहा। सिर्फ यही रीजन है? पॉप ने पूछा। यस, मैं उससे नफरत नहीं करती और ना ही उसे पसंद करती हूँ। ये फीलिंग समझी नहीं जा सकती है। इट इज जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड, टिफनी ने कहा। ओके, लेट मी आस्क यू समथिंग। अगर ओथर और अहान के बीच फाइट में अगर ओथर जीत गया तो क्या तुम ओथर को पसंद करने लगोगी? पॉप ने सीधा पूछ लिया था। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? टिफनी एम्बेरेस हो गई। तुम अहान को लाइक करती हो? पॉप ने डायरेक्टली पूछा। टिफनी का चेहरा लाल हो गया। उसे नहीं पता था कि वो इस बात को कैसे हैंडल करेगी। उसने कहा, मैं अहान को लाइक करती हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं अहान के बारे में और जानना चाहती हूँ। ही इज वेरी मिस्टीरियस। मैं उसके बारे में जितना सुनती हूँ उतना उसके बारे में जानना चाहती हूँ। यस, यू आर अट्रैक्टेड टू हिम, पर उसका टेम्परामेंट बहुत अलग है, पॉप ने कहा। यस, टिफनी भी सहमत थी। मुझे भी अहान पसंद है, पर अगर ओथर जीतता है तो तुम्हें ओथर से शादी करनी ही होगी, पॉप ने कहा। क्या ये करना जरूरी है? टिफनी ने मायूस होते हुए पूछा। हाँ, ये मेरा ऑर्डर और विश दोनों है। दिस इज गॉड्स विल टू, पॉप ने कहा। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया था और वो बहुत सीरियस हो गए थे। उधर लंदन के इंपीरियल पैलेस में डायना अहान की जीत की खुशी थी और हाल में डांस कर रही थी। लंदन के फाइटर ने उन्हें बताया कि अहान कैसा परफॉर्म कर रहा है। तभी वहां किंग आए जो डायना से बात करना चाहते थे। उन्होंने डायना को रोकते हुए कहा, तुम इतनी खुश अहान की जीत की वजह से हो ना? हाँ, डायना ने कहा। इतना जल्दी इतना खुश मत हो। अहान टॉप 4 में जरूर पहुंच गया है, पर उसका मुकाबला ओथर से होना बाकी है। मेरी इंटेलिजेंस टीम ने मुझे बताया है कि अहान की रैंक 4th है और ओथर और उसके मुकाबला का क्या होगा ये कोई नहीं जानता, किंग ने कहा। मतलब अहान हार भी सकता है? डायना ने उदास होते हुए कहा। हार जीत तो अलग बात है, अहान की जान भी जा सकती है। मैं तो चाहता हूं कि तुम किसी भी सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड पहले ही रहो, किंग ने कहा। ये बात सुनकर डायना बहुत उदास हो गई थी। ओथर और अहान की फाइट से सब पर कैसा असर पड़ेगा, इन दोनों के बीच में फाइट पर कैसा मोड़ लेगी, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कल के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। लगभग मेरे सारे दोस्त गांव में रहना पसंद करते हैं। कल के वीडियो के जो विनर है उनका नाम मैं 5वें एपिसोड के लास्ट में लूंगा। तब तक कहानी सुनते रहिए। और आपके लिए आज का सवाल है,
आपको अपने गांव में या शहर में ऐसी कौन सी चीज पसंद आती है जो आपके शहर में या गांव में बनी हुई है, जो आपको देखकर अच्छा लगता है और आप उसे बार बार देखना चाहते हैं? अपने गांव और अपने शहर में ऐसी चीज के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो में मैं उनका नाम जरूर लूंगा जो अपने शहर और अपने गांव के बारे में बनी हुई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अपने खास खास और अच्छे अच्छे कमेंट मुझ तक जरूर पहुंचाइए। दोस्तों, 357वें एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और लिंक के साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, जिससे आपको और भी नई नई कहानियों के लिंक वहां पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात का समय था। ओथर इस वक्त पॉप को गार्ड कर रहा था और इस वक्त वो आहान की वजह से बहुत गुस्से में था। उसने कार्लोस को हरा दिया था पर फिर भी उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। कार्लोस के साथ उसकी फाइट के बाद पॉप का मन बदल गया था, पर टिफनी अभी वैसी ही थी। वो ओथर को ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। अचानक से ओथर का फोन बजने लगा। कॉल उसके भाई जेम्स का था। उसने कॉल पिक किया। जेम्स ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, यू मेड इट टू द टॉप 4। इसमें कॉन्ग्रेचुलेट करने की क्या बात है, ये तो होना ही था। ओथर ने रूखी आवाज में कहा, ऑफ कोर्स, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से तो आप ग्लोबल मार्शल आर्ट कंपटीशन जीतना डिजर्व करते ही हैं। जेम्स ने कहा और एम्बेरसिंग हंसने लगा। तुमने मुझे आहान के बारे में बात करने के लिए फोन किया है ना? ऑथर ने सीधा पूछा। वो अपने भाई का कैरेक्टर अच्छे से जानता था। यस ब्रो, ये आहान तो मेरी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। सुना है वो टॉप 4 में पहुंच गया है। उसके बहुत सारे ओपोनेंट हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। जेम्स ने कहा, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है या फिर तुम मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हो? ऑथर ने चिढ़ते हुए कहा, ब्रो सच बोलो तो दोनों ही बात है। जेम्स ने कहा। यह सुनकर ऑथर को गुस्सा आ गया। उसने अपना गुस्सा जताते हुए कहा, मुझे और आहान को कंपेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरों को नजर में होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग, पर मेरी नजर में वो कुछ भी नहीं है। ही इज नथिंग। मेरा जब उसके साथ मैच होगा तब मैं उसे जान से मार दूंगा। अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर जेम्स की आंखें बड़ी हो गई। जब उसने पहले अपने भाई से बात की थी तब उसने कहा था कि वो आहान को अच्छे से सबक सिखाएंगे, पर अब उसे जान से मारने की बात कर रहे थे। जेम्स ने हड़बड़ाते हुए पूछा, ब्रो सब ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आहान ने आपको ऑफेंड किया हो? सामने से बीप की आवाज आने लगी। ऑथर फोन रख चुका था। आहान और मेरे बीच की फाइट तो मैं दिखा ही दूंगा कि यंगर जनरेशन में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। हिज हाइनेस पोप एंड मिस टिफनी बोथ विल नो दैट आई एम द स्ट्रॉन्ग। ऑथर ने पैर पटकते हुए कहा। उधर शनाया इंडिया में सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गई थी। बॉडीगार्ड ने उसे देखा और तुरंत उसे ग्रीट किया। शनाया हड़बड़ाते हुए सोफे पर बैठ गई। उसकी सेक्रेटरी भी उसके साथ थी। रूम में उसके गार्डियन मिस्टर विकास बत्रा भी बैठे थे। वो शनाया की बिजनेस डील में मदद करते थे। गुड मॉर्निंग शनाया, विकास ने कहा। गुड मॉर्निंग अंकल। शनाया ने कहा, अंकल मैंने आपसे जो इन्फॉर्मेशन के लिए कहा था वो मिल गई क्या? शनाया ने पूछा। हाँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मैंने शॉर्ट कर दी है। कंपटीशन में सिर्फ एक विलियम है जिसने अभी तक अपनी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील नहीं की। आहान और ऑथर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील कर चुके हैं। अभी के एनालिसिस के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑथर है, उसके बाद जिंग और फिर आहान। विलियम की ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में हम अभी जानते नहीं है। शायद वो आहान से भी ज्यादा पावरफुल है। विकास ने कहा, दोनों के स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस होगा? शनाया ने पूछा। शनाया तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं समझा सकता। विकास ने हेजिटेट करते हुए कहा, पर फिर भी जब उसने शनाया को फ्रोल करते हुए देखा तब उसे समझाने की कोशिश की। बैटिंग कंपनीज में जो डाटा आया है उसके हिसाब से आहान के रैंक 4th है। आहान की सिचुएशन ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ओह। इसके बाद शनाया ने कंपनी के फंड्स चेक करवाए। वो देखना चाहती थी कि कंपनी कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकती है। उसे मार्शल आर्ट्स की ज्यादा समझ नहीं थी, पर विकास को इसलिए इसने विकास से पूछा, अंकल आहान के जीतने के चांसेस कितने हैं? विकास थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, लेस देन 20%। यह सुनकर शनाया घबरा गई। वहान और जेम्स के बीच आर्गुमेंट के बारे में जानती थी। साथ ही उसे यह भी पता था कि ऑथर जेम्स का भाई है। वो जानती थी कि ऑथर आहान से अपने बड़े भाई की बेइज्जती के जरूर बदला लेगा। अगर आहान केयरफुल नहीं रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। शनाया का फोन बजने लगा। फोन उठाकर उसने कहा, हेलो। सामने से आवाज आई, मैम अभी हमारे पास कंपनी में 10 करोड़ रुपए हैं जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जब भी बैटिंग पोर्टल शुरू होगा हम 10 करोड़ ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, ये सारा अमाउंट आहान पर लगा दो। जब भी पोर्टल खुले बैट फॉर 10 करोड़। शनाया ने बिना हिचकिचाए कहा, आर यू श्योर मैम? सामने से आवाज आई, डोंट मेक मी रिपीट माई डिसीजन। शनाया ने कहा और फोन रख दिया। शनाया, तुम्हारा डिसीजन थोड़ा इंपल्सिव नहीं है? नो, द बिजनेस इज फ्लरिशिंग, पर तुमने अपने फंड्स को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विकास ने कहा, यह डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है अंकल। अगर आहान जीत गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर आहान
हार भी गया तो मैं इन पैसों का क्या करूंगी, मेरे लिए आहान ही सब कुछ है। शनाया ने कहा और उसने सोफे का सहारा लिया और वो बेचैन हो गई और सीलिंग को देख रही थी। इतने बड़े बेटिंग अमाउंट से सनसनी मच गई थी। यह इन्फॉर्मेशन हर उस आदमी के पास थी जो मार्शल आर्ट्स कंपटीशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। यह मामला ठंडा होता इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और आ गई। माई ब्रदर द होली गार्ड कैप्टन ऑफ द चर्च ऑथर वार्नर विल किल अहान राजादा फ्रॉम इंडिया इन दिस कंपटीशन। जेम्स ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। इस इन्फॉर्मेशन से अलग हंगामा हो गया था। किसी ने भी इस न्यूज को फेक या गलत नहीं समझा, क्योंकि जैसे जेम्स ने खुद पोस्ट किया था वो एक बहुत रिलायबल सोर्स था। जब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंची तब उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। अजीब बात है, उधर अहान को क्यों मारना चाहेगा? अपने छोटे भाई की वजह से। अहान ने एक बार उसके छोटे भाई जेम्स को ऑफेंड किया था और बस उसी बात का बदला लेना चाहता है। किसी ने कहा, यह तो बहुत छोटी बात है, इसका रीजन कुछ और है। ऑथर को टिफनी पसंद है और टिफनी को अहान, इसलिए ऑथर अहान को मारना चाहता है। किसी दूसरे ने कहा, सब लोगों को बात करने के लिए एक हॉट टॉपिक मिल गया था। किसी के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो या न हो, सब अपनी अपनी राय जरूर दे रहे थे। अहान और ऑथर ने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील कर दी थी। दोनों के स्ट्रेंथ में फर्क तो था। सबको लग रहा था कि अहान आर्थर को टक्कर नहीं दे पाएगा। उसके लिए ऑथर से जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही होगा। उधर इंडिया में खबर पड़ने के बाद मयूर बेचैन हो गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम के टेबल पर खड़ा हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, भाइयों, आप लोग देख रहे हो कैसे एक इंडियन मार्शल आर्टिस्ट को नीचा दिखाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऑथर अहान को हरा सकता है, इसलिए मैं अहान पर 10 करोड़ रुपए लगा रहा हूं। कौन कौन मेरे साथ देगा? मैं आपका साथ दूंगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं, जितना है मैं अहान पर बैट करूंगा। मैं भी अहान की जीत पर बैट करूंगा। सब मयूर के साथ थे। सबके इमोशंस एकदम पीक पर थे और वो इस तरह अहान के नाम पर कीचड़ उछलते हुए नहीं देख सकते थे। ये सब लोग मयूर के दोस्त थे और अहान को जानते थे। मयूर की लीडरशिप में उन्होंने अहान पर बहुत बड़ा जुआ खेला था। अहान इंडिया से था और इस वक्त इंडिया में सब पागल हो चुके थे। इस वक्त सब अहान को चीयर करने में बिजी थे। विलियम लॉटरी कंपनी कंपनी सेक्रेटरी भागते हुए चेयरमैन के ऑफिस की तरफ आ रही थी और बहुत बड़बड़ाई हुई आ रही थी। सर सर, आज इंडिया में बहुत सारा पैसा आया है। सबने अहान की जीत पर बैट किया है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑल द मनी इज फ्रॉम अहान्स फ्रेंड्स। सेक्रेटरी ने हड़बड़ाते हुए कहा। बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में थे, पर उसने आज तक ऐसे कभी इस तरह का अमाउंट फ्लो होते हुए नहीं देखा था। ऑथर और अहान पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया था। सोर्सेज भी यही बता रहे थे कि अहान के फ्रेंड्स ने सिर्फ एक कंपनी में पैसे नहीं लगाए, बल्कि अलग अलग बैटिंग कंपनी से पैसे लगाए हैं। चेयरमैन के चेहरे का रंग बदल गया। कंपटीशन शुरू होने से पहले उसने सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। तब अहान की रैंक 4 थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई 4th रैंक वाले पर इतना पैसा लगाएगा। उसके हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा विलियम और आर्थर पे ही लगेगा। वो जानता था कि अहान पावरफुल है, पर विलियम और ऑथर भी कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। वो मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर थे, इसलिए वो चीजें अच्छे से समझता था। उसने अंदाजा लगाया कि चैंपियनशिप ऑथर ही जीतेगा। अब तक अहान पर कितना अमाउंट लगाया गया है? चेयरमैन ने कुछ सोचते हुए पूछा। अब तक अहान पर 30 करोड़ रुपए का अमाउंट पहुंच गया है। अगर अहान ये मैच जीत गया तो हमें उन्हें 50 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। सेक्रेटरी ने कहा। ये बात सुनकर चेयरमैन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो दोनों ही इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से थे, पर दोनों के दिल में धड़कनें ऊपर से नीचे हो रही थी। कंपनी के पास पैसा तो बहुत था, पर वो किसी को ऐसे ही 50 करोड़ नहीं दे सकते थे। ऐसे में कंपनी लॉस में आ जाएगी। जिस ऐश और आराम के लिए कंपनी खोली वो बंद करनी पड़ेगी। एक काम करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाओ। डिस्कशन के बाद देखते हैं हमें क्या करना है। चेयरमैन ने कहा। व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल? अभी भी 1 करोड़ और ट्रांसफर हुआ है, वो भी अहान के लिए ही। सेक्रेटरी ने हैरानी में कहा। इंडियंस के पास कितना पैसा है? वो ऐसे किसी की जीत पर करोड़ों कैसे लगा सकते हैं? चेयरमैन ने कहा। वो बहुत बौखला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंडियंस का अहान पर इतना भरोसा कैसे था। इसके बाद उसने खुद को शांत किया और कहा, क्लोज द पोर्टल। जब तक मीटिंग नहीं हो जाती कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अब जो होना होगा मीटिंग में ही बात होगा। ओके सर, सेक्रेटरी ने कहा। इस बार गैम्बलिंग कंपनी के साथ बहुत बुरा हुआ था। उन्होंने जैसे बैट्स सोची थी वैसे बैट्स नहीं आई थी। अहान ने सबको लिस्ट एक्सपेक्टेशन थी, पर फिर भी लगा कि अमाउंट सबसे ज्यादा है। अब अहान और ऑथर के बीच फाइट में क्या होगा ये देखना बाकी था। सूरज ढलने लगा था और सब हॉस्पिटल में प्रतीक से मिलने आ गए थे। जाकिर, गोपाल, रुद्र, जिनेश, निर्वाणा सब प्रतीक के पास बैठे हुए थे। सब अहान की फाइट को लेकर बहुत परेशान थे। जाकिर सर, अहान अब तक साइकोलॉजन से बाहर नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर ज्यादा प्रेशर है? रुद्र ने परेशान होते हुए कहा। फाइट के बाद अहान साइकोलॉजन में चला गया था और अब तक बाहर नहीं आया था। यह टेम्परेरी साइकोलॉजन था, इसलिए उसे अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। सब इसी की वजह से बहुत परेशान थे। क्या सच में अहान पर आर्थर के साथ फाइट का ज्यादा प्रेशर है, या अहान इसको हल्के में ले रहा है?
जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, आपके लिए एक अति आवश्यक जानकारी ये है कि कल शनिवार से हमारी ये वीडियो 6:30 बजे आया करेगी। तो आप सभी दोस्तों से मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को 6:30 बजे इतना ही प्यार दीजिए जितना आप इस समय देते हैं। दोस्तों, 358वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंस्टा मिलियनेयर की कहानी मेरी ही आवाज में सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरा चैनल नोवल एफएम का लिंक दिया हुआ है। आप नोवल एफएम पर जाकर इंस्टा मिलियनेयर की पूरी कहानी सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जाकिर सर, अहान अब तक साइकोलॉजन से बाहर नहीं आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर ज्यादा प्रेशर है? रुद्र ने परेशान होते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता। अहान भाई का जैसा करैक्टर है, उन्हें किसी बात का प्रेशर नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि वो मार्शल आर्ट रिसर्च कर रहे हो। निर्वाणा, जो बहुत ज्यादा बोलता नहीं था, उसने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा। वो जानता था कि अहान पीछे हटने वालों में से नहीं और प्रेशर लेने वालों में से भी नहीं है। निर्वाणा बिल्कुल सही कह रहा है। अहान की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, नहीं कि वो प्रेशर ले, और उसका प्रेशर रेसिस्टेंट भी बहुत हाई है। उसने अपनी लाइफ में बहुत तरह तरह के प्रेशर हैंडल किए हैं। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कल का मैच अच्छे से हैंडल कर लेगा। जाकिर भी निर्वाणा की बात से सहमत था। फिर वो अब तक साइकोलॉजन से बाहर क्यों नहीं आया है? जिनेश ने पूछा। जिनेश के सवाल से सब सोच में पड़ गए थे, पर जाकिर को इस बात का सवाल का जवाब पता था, इसलिए उन्होंने कहा। साइकोलॉजन में जाने से पहले अहान ने कहा था कि वो नई टेक्निक रिसर्च कर रहा है, शायद उसे कोई लीड मिल गई हो। जाकिर के जवाब से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था। उन्हें पता था कि जाकिर उसे दिलासा दे रहे हैं, शायद अहान ने ज्यादा सिचुएशन ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। मार्शल आर्ट्स की टेक्निक क्रिएट करना आसान नहीं है। एंशिएंट टाइम्स में भी मार्शल बहुत मेहनत लगती थी, तब वो कोई टेक्निक क्रिएट कर पाते थे। अहान ने इतनी कम टाइम में ऑलरेडी 2 टेक्निक क्रिएट कर ली है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बात वो और नई टेक्निक क्रिएट कर सकता है। मुझे तो बहुत कम उम्मीद है, रुद्र ने कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा। वो सब रुद्र की बात से कहीं ना कहीं सहमत ही थे। नई मार्शल आर्ट्स टेक्निक बनाना कोई आसान काम नहीं था। मार्शल आर्ट्स को अच्छे से स्टडी करना पड़ता था और अटैकिंग और डिफेंडिंग टेक्निक्स को अच्छे से समझना पड़ता था। अहान ने ऑलरेडी 2 टेक्निक बनाने की कोशिश की थी। वो दोनों टेक्निक अल्टीमेट किलिंग मूव्स नहीं थे, पर फिर भी बहुत पावरफुल थे, और इन टेक्निक की वजह से अहान ने दिव्यांश को मारा था, पर उसने अब तक इन टेक्निक को इन कॉम्पिटिशन में यूज नहीं किया था। सबको शांत देकर प्रतीक भी अपने मन की बात बोलने का मन हुआ। उसने कहा, अहान की दोनों टेक्निक्स भी कंप्लीट नहीं है। वो इतने कम टाइम में नया मूव नहीं बना सकता। प्रतीक का भले ही मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे नॉलेज बहुत ज्यादा थी। वो थ्योरेटिकल मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानता था। अगर उसने मार्शल आर्ट्स को सीरियसली लिया होता तो आज अहान के बराबर होता, या फिर शायद उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता। जो सब कह रहे हैं वो सच है। किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट को मूव क्रिएट करना में टाइम लगेगा। ओवरनाइट मूव क्रिएट होना इम्पॉसिबल है। गोपाल ने मायूस होते हुए कहा। सबकी तरह उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अहान साइकोलॉजन से बाहर क्यों नहीं आया था। इस वक्त जिनेश बहुत परेशान था। उसने भी अपने मन का सवाल पूछ लिया, क्या अहान फाइट में उथर को हरा सकता है? अगर उसने नया मूव नहीं बनाया तो फिर उसके जीतने के चांसेस कितने हैं? इंडिया से 4 मार्शल आर्टिस्ट आए थे, उनमें से जिनेश पहले ही बाहर हो चुका था। इसके बाद प्रतीक भी मौत से लड़कर वापस आया था, अब फाइट नहीं कर सकता था। निर्वाणा भी अब कंपटीशन से बाहर हो चुका था, इसलिए इंडिया की आखिरी उम्मीद अहान ही था। अगर अहान ओथर के अगेंस्ट गया तो फिर इंडिया से कोई फाइटर फाइनल में नहीं होगा। इस बात से जिनेश को बहुत बेचैन कर दिया था। उसे जितनी बेचैनी इंडिया के रेपुटेशन की थी, उससे भी ज्यादा बेचैनी अहान की जान के लिए हो रही थी। वो जानता था कि उसकी हार का मतलब उसकी मौत है। अहान इस वक्त जीत और हार नहीं बल्कि जीत और मौत वाली सिचुएशन में था। जिनेश के इस सवाल से सबकी नजरें जाकिर पर चली गई। सबसे ज्यादा नॉलेजेबल वही थे और इस सवाल का जवाब वही दे सकते थे। जब जाकिर ने देखा कि सबकी नजरें उनकी तरफ है, तब उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से अहान की जीत के चांसेस 30% है। 30%? मुझे लग रहा था कि आप अहान के एक्सपीरियंस को सीरियसली ले रहे हैं, रुद्र ने कहा। जब 2 मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर में फाइटर होती है, तब उनकी स्ट्रेंथ जितनी इंपॉर्टेंट होती है, उतना ही जरूरी उनका एक्सपीरियंस भी होता है। कल के मैच में अहान को डैनी के साथ फाइट करते देख ऐसा लग रहा था जैसे अहान नहीं जीत पाएगा। जब डैनी की जेनेटिक पिल ने असर दिखाना शुरू किया, तब अहान उसका कोई मैच नहीं था। मुझे तो अहान के जीतने के चांसेस 20% ही लग रहे हैं, रुद्र ने मायूस होते हुए अपना एस्टिमेट बताया। ये मैच बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। अहान के जीतने के चांसेस बहुत कम है। मुझे लगता है कि अब इस बात का एहसास हो गया, इसलिए वो साइकोलॉजिस्ट में चला गया है, पर हमें यह नहीं पता कि उसका रिजल्ट जीत में बदल सकता है या नहीं, रुद्र ने कहा। इस बात का सब पर अहान का कॉन्फिडेंस कम हो गया था। अब ये उसकी स्ट्रेंथ पर रैली कर रहे थे, पर अब तो अहान ही दिखा सकता था कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। लॉर्ड बुद्धा, अहान का ध्यान रखना और उसकी रक्षा करना,
गॉड ब्लेस माई सन। गोपाल ने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके प्रे किया। बिग ब्रो अहान, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? प्रतीक के एक्सप्रेशन बहुत सीरियस थे, वो वरिड था। जब से अहान ने प्रतीक के लिए जान से फाइट की थी, उसे एक रिपल किया था, तब से उसके मन में अहान के लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई थी। वो अहान को अपना बड़ा भाई मानता था। वो अहान की मदद के लिए कुछ भी कर सकता था, पर इस वक्त वो खुद एक क्रिटिकल सिचुएशन में था। इस बात से प्रतीक को बहुत गुस्सा आ रहा था। व्हाट द हेल, ओथर इतना प्रिटेंड क्यों कर रहा है? वो अहान को मारना क्यों नहीं चाहता? इसकी इस बात की वजह से इतना हंगामा हो गया। अगर अहान हार जाता है तो कोई बात नहीं, पर जान लेना इज टू मच, जिनेश ने गुस्से में कहा। इस वक्त उसे ओथर पर गुस्सा आ रहा था। निर्वाणा भी बहुत फिक्र हो रही थी, पर सबके सामने उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में कहा, अहान तुम्हें जीतना ही होगा, सही सलामत वापस भी आना होगा। अभी हमारी फाइट होना बाकी है। आप लोग चिंता मत करो, जो होना होगा अच्छा होगा और हमारे फेयर में ही होगा। आप यहाँ वेट कीजिए, मैं एयरपोर्ट पर जाकर आता हूँ, जाकिर ने कहा। वो सबके दिल का हाल अच्छे से समझते थे। उन्होंने घड़ी में टाइम देखा और वहां से चले गए। इसके बाद वो कार लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। करीब 20 मिनट का इंतजार करने के बाद भीड़ में से एक आदमी व्हील चेयर पर आया। उन्होंने फाइटिंग सूट पहना हुआ था और उनके हाथ में कॉम्बैट बैग था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान थे। वो भी इंडिया से वेटिकन सिटी आ गए थे। व्हीलचेयर की वजह से बहुत लोग उनके पास आए और उनकी मदद करना चाहते, पर उन्होंने किसी की मदद लेने से मना कर दिया था। जाकिर ये सब देख रहे थे। जब दोनों पास पहुंचे तब जाकिर ने अरमान को टीज करते हुए कहा, फाइनली तुम आ गए। तुम्हें तो इतना टेंशन मिल रहा है जैसे नेशनल ट्रेजर तुम ही हो। अरमान भी जाकिर की बात सुनकर हंसने लगे थे। तुम्हारा जूनियर अहान अभी तक सेकुलेजन से बाहर नहीं आया है, तुम उसे मिलना चाहते हो? जाकिर ने पूछा। नहीं, उसे सेकुलेजन में रहने दो। उसके पास पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तुम में से कोई भी उसे डिस्टर्ब मत करना और उसे मत बताना कि मैं आ गया हूं। अरमान ने कहा, काश तुम पहले आ गए होते। अगर तुम अपने जूनियर को फाइट करते देखते तो तुम्हारा दिल बहुत खुश हो जाता। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू वुड हैव टू बीन प्राउड ऑफ हिम, जाकिर ने कहा। इसके बाद उन्होंने अरमान से बैग ले लिया। उनके व्हीलचेयर चलाते हुए कंपटीशन में जो हुआ था सब बताने लगे। अहान पर मुझे पहले भी गर्व था, अब भी है और आगे भी रहेगा, अरमान ने कहा। ओथर और अहान के बीच मैच के बारे में तुम क्या सोचते हो? जाकिर ने पूछा। ओथर चर्च का गार्ड ऑफ कैप्टन है। इतनी कम उम्र में इसे पोजीशन पर होना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब साफ है कि वो सिंपल नहीं है और शायद बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे उससे पहले की फाइट के बारे में पता चला है। ये मैच अहान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, अरमान ने कहा। उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। तुम्हें अहान की जान की फिक्र हो रही है? जाकिर ने पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे अहान की फिक्र ना हो? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, पर मुझे उम्मीद है कि अहान हर बार की तरह इस बार भी हमें सरप्राइज करेगा और ओथर को हरा देगा, अरमान ने कहा। अहान इस वक्त रूम में चौकड़े मारकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और ओथर के पिछले मैचों के बारे में सोच रहा था। वो पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स की स्टडी में इमर्स था। इस वक्त बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो बस ओथर के मैचेस को रिकॉल कर रहा था। इतना वक्त सेकुलरिज्म में रहने के बाद अहान को प्रॉब्लम समझ आ गई थी। उसकी जीत में सबसे बड़ी बात अड़चन बनने वाली थी वो ओथर की वार स्लैश। ओथर ने अब तक जो टेक्निक यूज करके सबको हराया था, अहान को इस मूव का काउंटर अटैक मिल जाए वो उसके लिए जीतने का रास्ता आसान हो जाएगा। डैनी के साथ फाइट करते हुए अहान के पास वेव ब्रेकर का कोई काउंटर अटैक नहीं था, इसलिए उसे जीतने के प्रॉब्लम हुई थी। शुरुआत में तो लग रहा था कि वो नहीं जीत पाएगा और हार जाएगा। अहान के लिए कोई मूव बनाना बहुत मुश्किल था जो वो वार स्लैश के अगेंस्ट यूज कर सके। ये मूव आर्थर का अल्टीमेट मूव था। अहान ने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर मूव बनाए थे, पर वो अल्टीमेट मूव नहीं थे और आर्थर के मूव का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब से उसने आर्थर का वार स्लैश और डैनी का वेव ब्रेकर मूव देखा, उसकी आंखें खुल गई थी। अब वो समझ गया कि जीत का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम तक जो वो सेकुलेजन में गया था, तब उसे 2 मूव बनाने में बहुत वक्त लग गया था। वो भी अल्टीमेट किलिंग मूव नहीं थे और उनमें कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी। इस वक्त अहान सोच रहा था कि भले ही कोई नया मूव ना बना पाए, पर कम से कम उसे ऑथर के मूव की वीकनेस भी पता चल जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और उसे हराने के लिए वो ही बहुत काफी है। क्या अब अहान ऑथर के मूव के अगेंस्ट काउंटर अटैक सोच पाएगा? अपना नया मूव बना पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको और भी नई नई कहानियों के लिंक मिल जाएंगे, जैसे आप और भी नई कहानियां सुन पाएंगे। दोस्तों, 359वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ओथर और डैनी का अल्टीमेट मूव बहुत कमाल का था। वो अटैकिंग भी था और डिफेंडिंग भी। उसके बराबर का मूव बनाना अहान के लिए बहुत मुश्किल था। ये दोनों मूव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन दोनों का क्या किया था।
आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मूव किसी मॉडर्न फायर आर्म से इंस्पायर्ड थे? अहान ने मन में सोचा। उसने एक तुक्का लगाया और उसके बारे में सोचने लगा। उसने सब कुछ अपने दिमाग में अच्छे से एनालाइज किया। उसे अभी भी कुछ ऑफ लग रहा था। ऐसा लग रहा जैसे उसे पजल के कुछ टुकड़े मिल गए थे, पर उन्हें जगह पर लगा नहीं पा रहा था। अहान की लगातार आंखें बंद थी और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपने थॉट्स में बिल्कुल खोया हुआ था। तभी अचानक से उसने आंखें खोली और खुद से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैंने सोचा है वही सही है? बाहर का माहौल बहुत खुशनुमा और लिवली था। अहान और ओथर का मैच सुबह 9 बजे के बाद शुरू होने वाला था। सब लोगों में इस मैच को लेकर बहुत एक्साइटमेंट थी। गैम्बलिंग कंपनी ने भी इस मैच को अपने एनालिसिस की वजह से बहुत हाइप किया था। बहुत लोग वेन्यू के पास खड़े थे और उन दोनों को देखना चाहते थे। इस टूर्नामेंट में अब तक तो हुआ था, वो सब इस फाइट की हेडलाइंस की वजह से ओवरशैडो हो गया था। जो लोग मार्शल आर्ट्स के बारे में जानते भी नहीं थे, वो भी इस मैच के बारे में जानना चाहते थे और हर डिटेल को लेकर केयरफुल होना चाहते थे। इतने एक्साइटिंग मैच को मीडिया भी कवर करना चाहती थी, इसलिए वो भी वेन्यू पर पहुंच गए और किसी तरह अंदर घुसकर मैच का लाइव फुटेज लेना चाहते थे। पर ऑफिशियल्स ने उन्हें अलाउ नहीं किया था। सिर्फ उनका आना मना नहीं था, बल्कि ऑडियंस में से भी कोई भी किसी तरह का कैमरा वेन्यू के अंदर नहीं लेकर जा सकता था। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली मना कर दी गई थी। इसका रीजन सिर्फ ये था कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बहुत खून खराबा था। अगर ऐसा खतरनाक मंजर सोसाइटी देख लेगी तो उनके दिल और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस ऐसा कभी नहीं चाहता था, कि उन्होंने इसलिए रूल्स को बहुत सीरियसली बनाया हुआ था। मैच वाले दिन वेन्यू के गेट्स 6 बजे खुल गए थे। बहुत सारे लोग अपने टिकट्स दिखाकर अंदर जाकर बैठने लगे। 8 बजे तक पूरा हॉल लोगों का से खचाखच भर चुका था। यह मैच देखने से पहले बहुत ज्यादा लोग आ गए थे। बहुत लोगों को यह मैच देखने का इंटरेस्ट सिर्फ ओथर और रहान की हाइप की वजह से था। हॉल के बीच एक बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई थी, ताकि जो ऑडियंस पीछे बैठी थी वो मैच को अच्छे से देख पाए और उनके हर मूव को देख पाए। जब लोग अपनी सीट पर बैठ गए तब उन्होंने आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है, ओथर और अहान में से कौन जीतेगा? भाई मुझे तो लगता है कि अहान ही जीतेगा। उसने अब तक के सारे मैच जीते हैं। किसमें कितनी स्ट्रेंथ है ये तो हमने देख ही लिया है। अरे भाई साहब, तुम कल नहीं आए थे क्या? ओथर ने एक मुंह में कार्लोस को हरा दिया था। हान भले ही पहले मैच में जीता है, पर मुझे नहीं लगता कि ओथर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मेरे हिसाब से ओथर ही जीतेगा। दैट्स राइट। ओथर और हान के बीच फाइट बहुत हाइप हुई है और गैम्बलिंग कंपनी ने सबसे ज्यादा हाइप ओथर को किया है। मुझे लगता है ओथर ही जीतेगा। ऑडियंस आपस में बात कर रही थी और हॉल में बहुत चहल पहल भी अब शुरू हो गई थी। वेन्यू से कुछ दूर चर्च में पॉप तैयार हो रहे थे। वो कपड़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर थे, इसलिए उनके सर्वेंट्स उनकी चीज को लेकर बहुत ध्यान रखते थे। वहीं उनके दरवाजे से बाहर ओथर पहरा दे रहा था। जब पॉप तैयार होकर बाहर निकलेंगे तभी ओथर वहां से हट सकता है। वो कैप्टन था और वो पॉप के सेफ्टी की जिम्मेदारी भी उसी की थी। कोई भी उसकी मर्जी के बिना पॉप से नहीं मिल सकता था। तभी वहां एक गार्ड आया और उसने ओथर को ग्रेट किया। इसके बाद उसने कहा, सर, मिस टिफनी आई है। टिफनी का नाम सुनकर ओथर को बहुत गुस्सा आया। वो अब तक इस बिहेवियर से नाराज था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा था। क्या मिस टिफनी यहाँ मैजेस्टी से मिलने आई है? अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बाद ओथर ने कहा, जी नहीं सर, वो आपसे मिलना चाहती है। उस गार्ड ने जवाब दिया। ओह! ये बात सुनकर ओथर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे हैरानी तो हुई, पर उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इतने टाइम में पहली बार हुआ था जब टिफनी ओथर से मिलने आई थी। ओथर गार्ड के पीछे जाने लगा। कुछ दूरी पर टिफनी खड़ी थी। उसने ब्लैक रोब पहना हुआ था और उसके गले में क्रॉस की चैन थी। उसका चेहरा कवर था, पर फिर भी उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। जब टिफनी ज्यादा दूर नहीं थी तब ओथर ने झुककर उसे ग्रीट किया और कहा, मिस टिफनी। टिफनी ने भी रेसिप्रोक किया और कहा, हेलो मास्टर ओथर। इसके बाद उसने एक पोज लिया और फिर कहा, मास्टर, मैं आपसे मिलने आई हूं क्योंकि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आई होप यू डोंट माइंड। उसकी आवाज में कानों में प्लीजेंट म्यूजिक से कम नहीं थी। आई एम ऑनर्ड, ओथर ने कहा। उसके चेहरे पर स्माइल बढ़ गई। वो टिफनी से बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो जानने के लिए क्यूरियस हो रहा था कि टिफनी उससे क्या बात करना चाहती थी। जो गार्ड ओथर के साथ था वो चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद दोनों एक साथ चलने लगे और जब टिफनी ने देखा कि उनके पास कोई नहीं है तब उसने धीरे से कहा, फाइट शुरू होने वाली है। आई वंडर व्हाट इज मास्टर ओथर टेक ऑन दिस फाइट। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी बात सुन ले। आई विल विन दिस फाइट, ओथर ने कॉन्फिडेंटली कहा। एंड नॉट ओनली दिस फाइट, आई विल विन द चैंपियनशिप टू। ओथर की आवाज में बहुत प्राइड और कॉन्फिडेंस था। अगर ऐसी ही बात है तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू इन एडवांस। टिफनी ने स्माइल के साथ कहा
और यह स्माइल खुशी देने वाली नहीं बल्कि नॉर्मल स्माइल थी। थैंक यू, ऑथर ने कहा। थोड़ा सोचने के बाद टिफनी ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ। विल यू हेल्प मी? मिस, इट इज माई ऑनर टू बी एबल टू सर्व यू। ऑथर ने तुरंत कहा, मैं चाहती हूँ कि आप अहान की जान बख्श दें। जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट किल हिम। टिफनी ने बातों को ज्यादा गोल नहीं घुमाया और जो बात वो करने आई थी उसने सीधा कह दिया। उसकी आवाज में रिक्वेस्ट सुनाई दे रही थी जो ऑथर से रिक्वेस्ट करने आई थी। ऑथर के भाई और अहान में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ऊपर से पोप ने भी कह दिया कि अहान और ऑथर का कंपैरिजन नहीं है। इन सब बातों से टिफनी बहुत घबराई हुई थी। वो ऑथर से मर्सी से उम्मीद की लेकर आई थी। अगर वो सच में अपने भाई का बदला लेना चाहता है तो वो अहान के जान से मारने की कोशिश जरूर करेगा। टिफनी की बात सुनकर ऑथर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। इस वक्त उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, व्हाट। जब टिफनी उससे बात करने आई थी तब वो जानता था कि उसने टूर्नामेंट से रिलेटेड बात करनी थी, पर वो अहान के बारे में बात करना चाहती है इसका अंदाजा ऑथर को बिल्कुल भी नहीं था। ऑथर इस वक्त बहुत फ्यूरियस और अशेम्ड फील कर रहा था। सब जानते थे कि वो टिफनी को कितना पसंद करता था और उसके लिए दिन रात मेहनत करता था। उसका बस एक ही सपना था, टिफनी को पाना और उससे शादी करना। लेकिन आज टिफनी उसके साथ अकेले में बात करने भी आई तो सिर्फ अहान के लिए। ऐसे में उसका गुस्सा 7वें आसमान पर कैसे नहीं पहुंचता। उसने अपना गुस्सा चेहरे पर नहीं आने दिया और फ्रेंडली स्माइल करते हुए उसने टिफनी से पूछा, आप अहान के लिए मुझसे मदद मांगने क्यों आई हैं? जितना मैं जानता हूं आप अहान से पहले कभी नहीं मिली और उसे जानती भी नहीं है। फिर हाँ, मैं अहान को नहीं जानती हूँ, पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा इंसान मेरी आंखों के सामने मर जाए, टिफनी ने कहा। टिफनी अहान का नाम सुनते ही खुश हो जाती थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। वो अहान की तरफ से बहुत अट्रैक्टेड फील कर रही थी। अहान के नाम के आंखों के सामने चमक देखकर ऑथर को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस वक्त ऑथर किसी को मारने का बहुत मन कर रहा था। वो टिफनी को तो मार नहीं सकता था, इसलिए अपनी मुट्ठी भींच रहा था और कुछ नहीं बोला। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को शांत किया और टिफनी से रूखी आवाज में कहा, मिस टिफनी, मैं आपसे कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकता। मार्शल आर्ट्स जितना डेंजरस है उतना ही अनप्रिडिक्टेबल भी है। मैच में क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। टिफनी ये बात सुनकर घबरा गई। उसने घबराते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? मिस टिफनी, मार्शल आर्टिस्ट में फाइट होती है और जहां फाइट होती है वहां इंजरी भी होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अहान मुझ पर अटैक करे और मैं ऐसे खड़ा रहूं। अगर मैच के दौरान मिसहैप हो गया तो प्लीज डोंट ब्लेम मी। इट इज अ फाइट दैट आई वांट टू विन, ऑथर ने कहा। उसकी टोन अब पोलाइट नहीं रही थी। उसके मन में टिफनी को लेकर जो फीलिंग थे वो गायब हो रही थी और टिफनी को जिंदगी भर अपनी पलकों पर बैठाकर रखना चाहता था, पर आज जो हुआ उसके बाद उसके मन में अफेक्शन कम हो गया था। टिफनी भी इसके आगे कुछ नहीं बोल रही पाई और वो चुप रही। होटल के बाहर मार्क, चैंग, गैरी और बाकी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट खड़े थे। अहान ने उनके स्टूडेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। वो लोग वहां से गए नहीं थे। वो अहान को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहते थे। अगर अहान की इस कंपटीशन में मौत नहीं होती तो उन्होंने सोच लिया कि वो एक दूसरे के हाथ मिला लेंगे और अहान के साथ वही करेंगे जो उन्होंने अरमान के साथ किया था। इसके बाद वहां एक कार आई और सब उसमें बैठ गए। कार में बैठने के बाद गैरी ने कहा, क्या आप लोगों ने सुना कि अरमान आ गया है? हाँ, मुझे पता चला है, माइक ने कहा। क्या फर्क पड़ता है अगर वो आ भी गया तो? अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसे मारना मच्छर मारने जितना ही आसान है, चैंग ने कहा। ये वही लोग थे जिन्होंने अरमान की हालत की थी। उनकी नजर में अरमान की कोई इज्जत भी नहीं थी। हमें अरमान से अभी कोई खतरा नहीं। वैसे भी वो यहाँ पर किसी और पर्पज से आया है, चैंग ने कहा। हाँ, वो यहाँ अहान को चीयर करने आया है, माइक ने कहा। अहान को चीयर करने के लिए या फिर उसकी लाश लेने के लिए? गैरी ने कहा और हंसने लगा। दिस मेक सेंस, चैंग ने कहा। इसके साथ ही सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। क्या जैसा सब सोच रहे थे वैसा ही होगा? क्या अहान सच में ऑथर के साथ वाली फाइट हार जाएगा और अरमान के साथ वो कुछ गलत करेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि आपको अपने शहर या अपने गांव में कौन सी चीज ज्यादा पसंद आती है, अपने गांव में या शहर में बनी कोई भी खास चीज के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उन लोगों का नाम लिया जाएगा जो अपने गांव और शहर की खास चीजों के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, अति आवश्यक जानकारी ये है कि कल से ये वीडियो आपको 6:30 बजे मिला करेगी। आप 6:30 बजे आइए और इस वीडियो को इतना ही प्यार दीजिए जितना आप इस समय देते हैं। तो याद रखना, कल से ये वीडियो आपको 6:30 बजे मिला करेगी। दोस्तों, 360वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब गैरी, चैंग और माइक डिस्कस कर रहे थे कि अरमान आ गया है,
वहीं दूसरी तरफ दूसरे होटल में जाकिर, अरमान, गोपाल, रुद्र, जिनेश और निर्वाणा अहान के रूम्स के बाहर खड़े थे, उसके साइकोलॉजन से बाहर आने का वेट कर रहे थे। अरमान जो व्हील चेयर पर बैठे थे, उनकी आंखों में एक डिटरमाइंड लुक था और वो अहान से मिलने के लिए बेताब थे। इट्स नॉट गुड, फाइट स्टार्ट होने वाली है और अहान बाहर नहीं आया है, हमें जल्दी करना चाहिए। क्या मैं अहान को आवाज दूं? जाकिर ने परेशान होते हुए कहा, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, अहान को वक्त का अंदाजा है और जो खुद बाहर आ जाएगा, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरमान ने कहा, वो अहान को अच्छे से जानते थे। कुछ ही मिनट बाद रूम का दरवाजा खुला और अहान बाहर निकला। उसने अपने सामने अरमान को देखकर अहान बिल्कुल हैरान हो गया था। उसके मुंह से जो पहली बात निकली वो थी, अरमान सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अरमान वेटिकन सिटी आने वाले थे। अरमान को अपने सामने देखकर उसे बहुत बड़ा शौक लगा था। अरमान जानते थे कि ऐसा ही होगा, इसलिए उन्होंने आने से पहले अहान के सेकुलेशन से बाहर आने का इंतजार किया। अगर वो इससे पहले मिल ही लेते होते तो उसकी ट्रेनिंग में रुकावट तो आती ही, साथ ही उसका दिमाग कल्टीवेशन में नहीं लगता। अगर अहान के रूम से बाहर सबके स्माइलिंग के चेहरे नहीं देखे होते तो उसे लगता कि कोई सपना देख रहा है, पर इस वक्त सब मुस्कुरा रहे थे। अरमान सर, आप यहाँ क्यों आए? आप आए कब हो? अहान के मन में जो सवाल थे उसने एक ही बार में पूछ ले। तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अरमान तुम्हारी फाइट देखने और तुम्हें चीयर करने आया है। अगर हम सब जल्दी वेन्यू पर नहीं पहुंचे तो अरमान का आना वेस्ट हो जाएगा। किसी के बोलने से पहले जाकिर ने बोल दिया। जाकिर की बात सुनकर सब हंसने लग गए थे। इसके बाद जिनेश ने अहान से सवाल पूछने शुरू किए। अहान, तुम्हारा साइकोलॉजन कैसा था? तुमने अपना मार्शल आर्ट बना लिया? तुम्हारे इस फाइट में जीतने के चांसेस कितने हैं? जिनेश ने एक ही सांस में पूछा। जैसे उसके सवाल खत्म हुए, सब अहान को उम्मीद भर नजरों से देख रहे थे। सब जानते थे कि अहान साइकोलॉजन में ऑथर के साथ होने वाली फाइट की वजह से गया था। उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना बहुत जरूरी था। जाकिर और रुद्र ने कहा था कि इतने कम टाइम में मार्शल आर्ट मूव बनाना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी उस सबको उम्मीद थी कि अहान ने कुछ तो अचीव किया ही होगा। सब ठीक है, देयर इज नो बिग प्रॉब्लम, अहान ने सबकी तरफ देखकर कॉन्फिडेंटली कहा। यह सुनकर सबने चैन की सांस ली। सबने नोटिस किया कि अहान के ओरे में कोई चेंज नहीं था। उसका क्यूआई भी इंप्रूव नहीं हुआ था। उसके बॉडी पोस्चर में कुछ चेंजेस जरूर आए थे, पर वो भी विजिबल नहीं थे। अहान पहले की तरह लग रहा था, पर ऐसा नहीं था। उसने बोला था जब सब ठीक है तो उसने सब कुछ समझ कर ही बोला होगा, इसलिए सबने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अहान से इससे रिलेटेड कोई सवाल भी नहीं किया। बिना कॉन्फिडेंस या प्रूफ से अहान को कोई ऐसे बातें बोल नहीं सकता था। यह उसका टाइटल था ही नहीं। ग्रेट, गुड, एक्सीलेंट, दिस इज ऑल द बेस्ट पीस फॉर न्यूज। अब तुम ऑथर को अच्छा सबक सिखाना। वो इतना प्रेटिनियस है, तुम मार मार के उसका भरता बना देना। उसे बता देना कि रियल एक्सपर्ट है कौन। जिनेश ने खुश होते हुए कहा। वो जितना खुश था, ऐसा लग रहा था जैसे अहान की स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है। अहान से भी ज्यादा इस वक्त जिनेश खुश था। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब अहान को देखकर स्माइल कर रहे थे। अरमान भी बस अहान को देख रहे थे। वो शुरू से ही उस पर बहुत प्राउड फील करते थे। उन्हें फाइट को लेकर थोड़ी चिंता थी, पर उन्हें विश्वास था अहान ऑथर को हरा देगा और यह मैच जीत जाएगा। जाकिर ने अपनी घड़ी की तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए कहा, चलो चलो, अब हमें चलना चाहिए। अगर वक्त पर नहीं पहुंचे तो हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सब होटल के बाहर निकले तब एक मिनी बस उनका इंतजार कर रही थी। अहान ने पहले से अरमान को बस में बिठाया और बाकी सब बस में बैठ गए। होटल वेन्यू से ज्यादा दूर नहीं था। वो लोग 10 मिनट में वेन्यू पर पहुंच गए। अरमान, तुम्हारा एडमिशन कार्ड। जाकिर ने अरमान को कार्ड देते हुए कहा। उन्होंने अरमान के लिए टिकट पहले ही लिया था, पर अरमान के आने का मन अभी वहां हुआ था। सिक्योरिटी चेक के लिए सब बस से उतर गए। सिक्योरिटी चेक होने के बाद सब चले गए। अहान अरमान की व्हीलचेयर को धक्का दे रहा था। जब कंटेस्टेंट रूम आया, अहान जाने लगा। तभी अचानक से जाकिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और उससे कहा, अहान, ये सिर्फ एक मैच है। इसे लाइफ एंड डेथ मैच बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उतनी देर ही फाइट करना जितनी देर तुम कर सको। डोंट यू डेयर फोर्स योर सेल्फ। ऑथर का रियल तुमसे बहुत ज्यादा है। जाकिर ने अहान को वार्न किया। अगर अहान ने कहा था वो ऑथर का मुकाबला कर सकता है, तो जाकिर ने उसे वार्न और एनकरेज दोनों किया था। इस बार कंपटीशन में अहान का टारगेट ऑथर या कोई फाइटर नहीं बल्कि विलियम था। विलियम ने अभी तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं थी। अहान कोई भी ऐसी गलती नहीं करने वाला था जिसे उसे विलियम के साथ फाइट करने का मौका ना मिले। वो कुछ भी करके विलियम को मारना चाहता था और उसका बदला पूरा करना चाहता था। वो ऑथर से नहीं हारना चाहता था और ना ही हार सकता था। इसके बाद सबको ग्रेट करके अहान कंटेस्टेंट रूम में की तरफ चला गया। बाकी सब फाइनल चेक करवाकर ऑडियंस स्टैंड की तरफ आ गई। अरमान जाकिर अपनी वीआईपी सीट की तरफ जाने लगे और बाकी सब कल्टीवेटर सीट की तरफ जाने लगे। अरमान को देखकर किसी ने कहा,
अरे व्हीलचेयर पर आज कौन आया है? ये अरमान है। ये एक टाइम का मार्शल आर्ट के सूरमा थे। कुछ लोगों ने इनकी ये हालत कर दी, तब से आज तक ये व्हीलचेयर पर ही हैं। सैड। अरमान जिंदा तो बच गए, उनकी ये हालत हो गई, किसी ने कहा। अरमान को ये सब बातें सुनाई दे रही थी। उन्होंने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस वक्त अरमान बहुत पावरफुल था और मार्शल आर्ट वर्ल्ड में उनका खौफ था। जब वो ग्लोबल मार्शल आर्ट कंपटीशन में कंटेस्टेंट की तरह आई, तब वो टॉप के फाइटर थे। आज वो यहाँ आए हैं, वह इस बार वो व्हीलचेयर पर बैठे थे। उस वक्त उनका सामना अपने कॉम्पिटिटर से था, पर इस वक्त बार अपने दुश्मनों को देख रहे थे। फिर भी उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बहुत काम और कंपोज थे। ये देखकर उनके साथियों के मन में उनके लिए एडमिरेशन बढ़ गई थी। अपने दुश्मनों के सामने भी इतना शांत रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ही थी। ये अरमान अपनी व्हीलचेयर पर लेकर यहाँ अपने जूनियर को चीयर करने आए हैं क्या? किसी ने कहा। हाँ, इसके अलावा कर भी क्या कर सकते हैं ये? आहान आज हारने वाला है। मुझे तो डर इस बात का है कि आहान का भी वही हाल ना हो जाए जो अरमान का हुआ था। सबके बातों को इग्नोर करके सब अपनी सीट पर बैठ गए। उन्होंने भी किसी तरह का कोई रिएक्शन देना जरूरी नहीं लगा। वो देखो, पॉप और मिस टिफनी यहाँ पहुंच गए हैं, किसी ने अपनी सीट पर उछलते हुए कहा। ओथर भी आ गया। ओथर के ओरा अपीयरेंस से सबको अट्रैक्ट कर लिया था। आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पॉप और टिफनी भी मैच देखने आए हैं। मैंने सुना था कि ओथर मिस टिफनी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब देखकर लग रहा है कि ये मैच कैसा होगा। अगर ऐसा है तो ओथर का लास्ट मैच देखने क्यों नहीं आई थी? पता नहीं, शायद उसे विश्वास होगा कि मैच ओथर जीतेगा। ये सारी बातें टिफनी और ओथर के कानों में पड़ रही थी। टिफनी को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने इरिटेटेड फेस बना लिया। उसका ओथर से कोई लेना देना नहीं था। वो वहां पर सिर्फ आहान के लिए आई थी। उसे आहान को फाइट करते देखने में इंटरेस्ट था। ओथर ने जब सुना और टिफनी का चेहरा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से टिफनी इतना इरिटेट हो रही थी। ओथर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पहले टिफनी उसे आहान के जान से सिफारिश करने आई थी और अब यहाँ मैच भी आहान के लिए ही देखने आई थी। मैं आहान को जान से तो नहीं मारूंगा, पर उसे सबके सामने घुटने जरूर टिकवाऊंगा। फिर देखता हूँ टिफनी कैसे रिएक्ट करती है। ओथर ने मन में सोचा। कुछ ही देर में आहान भी कंटेस्टेंट एरिया से वेटिंग एरिया की तरफ आ गया था और वहां से बाहर निकलकर जब किसी ने देखा तो वो चिल्लाया, आहान इज हेयर, आहान इज हेयर। जब सबने आहान की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। सबकी हुटिंग बढ़ गई थी। आहान बहुत काम और कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो स्टेज पर आ गया। अब वो ओथर के बिल्कुल सामने था। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी नजर में मैच बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला था। मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी टॉप 4 में पहुंच पाओगे। यू हैव एक्सीड माई एक्सपेक्टेशन। ओथर ने आहान को मॉक करते हुए कहा। वो उसे टिफनी के सामने इंसल्ट करना चाहता था। आहान ने कुछ नहीं कहा और सार्कास्टिकली की स्माइल करने लगा। अचानक से ओथर को कुछ याद आया और उसने पूछा, तुम्हें जेम्स याद है? आहान ने सोचने की कोशिश भी नहीं की और तुरंत कहा, नहीं, मैं किसी जेम्स को नहीं जानता। आहान ओथर को गुस्सा दिलाने के लिए प्रिटेंड कर रहा था। तुमने मेरे भाई को ह्यूमिलेट किया था ना, अब मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा, पर हाँ, अगर तुम सबके सामने मेरे पैर पकड़ लो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। ओथर ने कहा, ओह, तो वो जेम्स तुम्हारा भाई है? दोनों भाई एक जैसे ही हो, बेवकूफ और एरोगेंट। आहान ने कैजुअली कहा, तुम ये सब करके अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। डोंट ब्लेम मी इफ एनीथिंग हैपन। ओथर ने कहा। माहौल में गर्मा गर्मी होते देख रेफरी ने कहा, द मैच इज बिगिनिंग ऑफिशियली, गेट रेडी। आहान, तुम मेरा एक अटैक भी झेल पाओगे? ओथर ने कहा। तुम्हें जुबान चलाने के साथ साथ हाथ भी चलाने आते हैं या नहीं? आहान ने कहा। आर्थर जोर से चिल्लाया, आह, और अचानक से गायब हो गया। जब वापस सामने आया, वो आहान से 10 मीटर दूर खड़ा था। आहान ने बिल्कुल पैनिक नहीं किया और वो स्टेडीली खड़ा था। ओथर ने अपने हाथ मिलाए और अपना अल्टीमेट मूव करने के लिए तैयार हुआ। वो सबसे पहला मूव वार स्लैश करना चाहता था, जिससे उसे इतने सारे मैच जीते थे। कार्लोस उसका एक भी अटैक नहीं झेल पाया था। पिछले मैच में ओथर गुस्सा था क्योंकि टिफनी उसका मैच नहीं देखने आई थी और इस बार भी वो मैच देखने आई तो सिर्फ आहान की वजह से। तब उसने सारा गुस्सा अपने ओपोनेंट पर उतारा था। क्या वही इस बार भी करेगा? क्या आहान वार स्लैश का एक झटका झेल पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, वक्त आ गया है हमारी कल के वीडियो के विनर को अनाउंस करने का। अब मैं एक एक करके अपने कल के वीडियो के विनर्स का नाम अनाउंस करता हूं। हमारे कुल मनी बस नेट 7939 भाई कहते हैं, गांव को शहर से तुलना में नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि गांव में सुकून है और शहर भागदौड़ और धोखाधड़ी का अड्डा है। हमारे इबाद खान भाई कहते हैं, मुझे तो गांव में रहना पसंद है। बहुत अच्छा भाई। विजय गुप्ता जी कहते हैं, गांव में रहना बहुत पसंद है। पुलक साकिया जी कहते हैं, गांव में मस्त रहते हैं।
एमडी असलम भाई कहते हैं सर गांव का जो कंडीशन है ज्यादा बेटर है। बिल्कुल सही बात है भाई। सिरोफीदी जी कहते हैं विलेज एडवांटेज ऑफ लिविंग इन माय विलेज, पीसफुल, cost effective and health promoting environment with strong communities and opportunities for a simpler more fulfilling lifestyle। बिल्कुल सही कहा भाई। B2 गेमिंग 196 कहते हैं गांव नेपाल में, वाओ वेरी नाइस। राम बाबू शर्मा जी कहते हैं हमें गांव में रहना पसंद है क्योंकि वहां का वातावरण बिल्कुल शांत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सहीराम जी कहते हैं गांव में। सुरेश कुमार भाई कहते हैं सर जी गांव में रहना पसंद है क्योंकि गांव में माहौल और हरी भरी हरियाली भरे खेत। क्या बात है भाई। रजनी शर्मा जी कहते हैं विलेज इज हेवन। क्या बात है। ओम प्रकाश जी भी कहते हैं कि गांव में रहना बहुत पसंद करते हैं। कुमार मनोज कहते हैं और गांव में किसान और गांव की खेती बाड़ी, गांव का नजरिया अलग है। गांव का शांति शहर से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई लव माई विलेज। बहुत अच्छा भाई। खान खान कहते हैं मुझे गांव पसंद है। कैलाश रंकावत जी कहते हैं मुझे गांव में रहना पसंद है। सुजीत कुमार जी, देबांती टांडी, मस्टंग गहलोत, अशोक कुमार नसीब, इन सब लोगों को गांव में रहना बहुत पसंद है। देबांती टांडी कहते हैं मुझे ओडिशा कालामंडी से हूं और भुवनेश्वर में रहती हूं, फिर भी मुझे मेरा गांव लाडू गांव बहुत पसंद है। मोहम्मद मकबूल जी कहते हैं कि इन विलेज एवरीथिंग इज फ्रेश एंड प्योर। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। यादव जी 733 कहते हैं सिटी में आपको मकान नंबर या कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, विलेज में आपको फादर के नाम से जाना जाता है। ये मेरे को बहुत अच्छा कमेंट लगा भाई, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। रिची बोरा जी कहते हैं विलेज इज ऑलवेज प्रेफरेबल देन सिटी एंड टाउन फॉर मी एंड विच इज आई ऑलवेज लव। थैंक यू वेरी मच ब्रो। कांता यादव 8705 कहते हैं गांव में वातावरण साफ होता है और गांव में पोल्यूशन भी नहीं होता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। हमारे भाई मित्र सेन चौहान कहते हैं हमें तो गांव और शहर दोनों अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अंकित महाकुड कहते हैं गांव में बहुत अच्छा लगता है, गांव की प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू ब्रदर। दिलशाद अहमद कहते हैं गांव में सुकून बहुत है मगर शहर में ओनली सहूलियत, इसीलिए गांव अच्छा है। थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छी बात कही आपने। विकास जाधव जी कहते हैं और एपिसोड हमारे शहर के रईस ज़्यादा आहान के कदम में झुक जाते हैं। क्या बात है। अनिल झा 3074 कहते हैं मुझे तो गांव ही प्यारा लगता है और मैं दिल्ली में रहता हूं फिर भी मुझे गांव से बहुत प्यार है। आई लव माई विलेज। थैंक यू ब्रदर। केशव बरीजा कहते हैं एक बात और, गांव में वार्ड नंबर से नहीं अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल प्यारा, मुझे बहुत दिल से लगा हुआ कमेंट लगा। बहुत ही प्यारा कमेंट किया है आपने। इन दो कहते हैं गांव बहुत अच्छा लगता है। राघवेंद्र सिंह भी कहते हैं गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। लाल झिरपारा 64 जीवन 7 कहते हैं कि हमारा नाम तो एक बार लो, गांव में रहते हैं हम गुजरात में। सर आपका नाम ले लिया है, आपका कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। विजयधर सिंह जी कहते हैं गांव में रहना बहुत पसंद करते हैं हम। थैंक यू ब्रदर। विजय गुप्ता जी कहते हैं गांव में रहना बहुत पसंद करते हैं हम। थैंक यू सर, आप लोगों का बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए और आज का जो सवाल है उस पर भी आप कमेंट करना ना भूलें और इसी तरीके से अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा। जो भी इंटरेस्टिंग कमेंट करेंगे उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। दोस्तों 361वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही मैच शुरू हुआ ओथर ने अपने हाथ जोड़े और स्वाट पोजीशन में आ गया। उसे पहले ही वार स्लैश मूव करने का सोचा था। पिछले किसी भी मैच में ओथर का कोई भी ओपोनेंट वार स्लैश को डोज या काउंटर अटैक नहीं कर पाया था। ओथर ने जिस पर मूव ये किया था उसने सीधी हार मान ली थी या फिर अपनी जान गंवा बैठे थे। वो चाहता था कि आहान भी एक ही बार में हार जाए, फिर वो सबको दिखाना चाहता था कि उससे बेहतर कोई नहीं है। जब उसका क्यूआई बढ़ा तब आहान का विजन ब्लर होने लगा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके पास ओथर की एनर्जी जो उसे रोक रही थी। जैसे ही ओथर ने अपना मूव किया आहान ने अपना विजन रिस्टोर करने की कोशिश की और ओथर के अटैक को डोज कर दिया। दोनों की अटैकिंग और डॉगिंग स्पीड बहुत तेज थी। ये सब चंद सेकंड में हो गया था। आहान ने भले ही अटैक डोज कर दिया था पर उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ओथर का यह मूव सच में बहुत खतरनाक था। ओथर डोज करने के बाद वो हाफ रहा था और उसे खुद को संभालने में कुछ सेकंड लग गए। आहान को इतना फैटल मूव डोज करते देख सब लोग बहुत हैरान थे। उन्होंने आज तक किसी को वार स्लैश टेक्निक डोज करते हुए देखा नहीं था। ये दोनों तो सेम लेवल पर है। आहान ने ओथर का अल्टीमेट मूव डोज कर दिया, किसी ने कहा। यह सिर्फ ऑडियंस के लिए विश्वास करना मुश्किल नहीं था बल्कि ओथर के लिए भी मुश्किल था। वो अपने और इस मूव की कैपेसिटी को अच्छे से जानता था। उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और कहा
तुमने मेरा ये अटैक डॉज किया, इसका मतलब ये कि तुम स्ट्रांग तो हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम जीत सकते हो। तुम लूजर हो और मुझसे जरूर हारोगे। अहान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। जब उसने देखा कि वो आगे कुछ भी बोलना चाहता है, तो उसने अपनी फिश तैयार की और ओथर की तरफ भागा। अहान पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने अपना अल्टीमेट ब्रोकन एंड माउंट रिवर मूव यूज करने के लिए खुद को तैयार कर दिया। आर्थर ने अपना अभी अभी अल्टीमेट मूव यूज किया था, इसलिए वो बैक टू बैक उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था और यह अहान के पास अपना मूव दिखाने का अच्छा मौका था। उसने जैसे ही ओथर की तरफ पंच किया, ओथर ने अपनी हथेली से मदद से उसे ब्लॉक कर दिया। जैसे ही दोनों के आपस में कोलाइड हुए, वहां जोर से आवाज हुई और प्रेशर की वजह से तेज हवा फील होने लगी। दोनों के आसपास मिट्टी उड़ने लगी थी। तेज पावर होने की वजह से दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। आहान संभलते हुए कुछ कदम पीछे हो गया और फाइनली उसने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका। उसके प्रेशर से जमीन पर क्रैक आ गया था। उसने जिस हाथ से पंच किया था, उसे उस हाथ में दर्द महसूस हो रहा था। आहान ने जताया नहीं, पर उसे तकलीफ हो रही थी। इस मामले में ओथर सच में बहुत स्ट्रांग था। आहान के अल्टीमेट किरी मूव से उसे कुछ नहीं हुआ था। उसे बस एक हल्की सी चोट आई, जिसका पता भी नहीं चल पा रहा था। जहां ओथर को कुछ नहीं हुआ था, वहीं आहान के इंटरनल ऑर्गन्स में इंजरी हो गई थी। उसने तुरंत अपना क्यूआई एक्टिवेट किया और ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचा लिया। दोनों के मूव में बहुत डिफरेंस था। एक ही किलिंग मूव यूज किया था और दूसरे ने सिर्फ उसे ब्लॉक करने के लिए काउंटर अटैक किया था। इससे दोनों के स्ट्रेंथ भी डिफरेंस पता चलता है। इस सिचुएशन में अगर कोई भी आहान और ओथर को कंपेयर करता, तो इसी नतीजे पर पहुंचता कि आहान ओथर का मुकाबला नहीं कर सकता। ओथर के स्ट्रेंथ टेरिफाइंग थी। स्मिथ, डैनी और जियान कोई भी हो, वो ओथर के आसपास भी नहीं थे जब उसने जेनेटिक पिल लेकर अपना रियल्म हाइल किया था। अगर उन्हें पिल्स नहीं मिलती तो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक भी नहीं होते। और जहां तक बात आहान की थी, आहान ने मिस्टीरियस ब्रीदिंग में अपनी स्ट्रेंथ को बहुत तरीके से प्योर किया था। फिर भी उसका अल्टीमेट किलिंग मूव ओथर का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। आहान ओथर से बहुत पीछे रह गया था। इतना सब हो जाने के बाद आहान ने पैनिक नहीं किया। वो बहुत काम था। इस अटैक की वजह से उसे ओथर के स्ट्रेंथ का अंदाजा हो गया था। आहान जितना कामली सोचता, उसे ओथर के बातने में उतना डीपली बात पता चलती। मैंने तुमसे कहा था, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। मेरा एक अटैक तो तुम झेल नहीं पाए और मुझसे फाइट कैसे करोगे? ओथर आहान को मोक करने लगा। ओथर ऐसा कह सकता था क्योंकि उसे नजर नहीं आ रहा था कि आहान इस वक्त के हालात कैसी है। ओथर के इस मौके का अच्छे से फायदा उठाया और स्पीड में आहान की तरफ आया और उस पर अटैक किया। आहान के पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने इस अटैक को डॉज कर दिया। इसके बाद ओथर लगातार उस पर अटैक करता रहा। कभी वो स्लैश करता तो कभी पंच। आहान ने सारे अटैक लगातार डॉज कर रहा था, पर उसे सांस लेने का वक्त नहीं मिल पा रहा था। ओथर ने उसे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया था। ओथर का हर अटैक बहुत ज्यादा डेंजरस था। आहान को उसका एक भी अटैक समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो काउंटर अटैक के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा है कि इस बार आहान नहीं जीत पाएगा। उसकी स्ट्रेंथ ओथर से कम है। हाँ, ये मैच तो ओथर ही जीतेगा। अब बस देखना यह है कि ओथर को जीतने में वक्त कितना लगता है। ऑडियंस ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था। जिस तरह आहान की हालत थी, सब उसके जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे। आहान के कपड़ों से बुरी हालत हो चुकी थी। हमेशा वो कितना दिखता था, आज वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वो हाँफ रहा था। किसी ने उसे आज से पहले ऐसी कंडीशन में कभी भी नहीं देखा था। दूसरी तरफ ओथर का अपीयरेंस इंप्रेसिव था। इतने में इंटेंस फाइट होने के बावजूद उसके कपड़े भी सही सलामत थे और उसके चेहरे का रंग भी। जिस तरह से वो आहान पर अटैक कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे जान से मार के रुकेगा। दोनों के स्ट्रेंथ में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। ओथर चर्च का गॉड ऑफ कैप्टन क्यों था, अब सबको समझ आ रहा था। हाँ, तो डोज करने में भी स्ट्रगल कर रहा है। वो ये फाइट नहीं जीत सकता है, किसी ने कहा। आहान की हालत देखकर जाकिर, गोपाल, रुद्र, जिनेश और निर्वाणा भी नर्वस थे। उन सब ने आहान की सिचुएशन दिखाई दे रही थी। हारमान के चेहरे पर कामनेस थी। वो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट थे, उन्हें हर चीज को बहुत नॉलेज थी और फिर भी उनके चेहरे पर शांति थी। उन्हें भी पता था कि आहान मुश्किल में है, पर फिर भी उन्होंने जो एक्सप्रेस किया था वो अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। लगता है ये इंडियन मार्शल आर्टिस्ट का आखिरी मैच है, अलायंस के सेक्रेटरी ने मार्क ने कहा। ओ रियली मिस्टर मार्क, आपको लगता है कि आहान नहीं जीत पाएगा? टिफनी ने कहा और फ्रोल किया। धड़ाम, अचानक से एक आवाज आई और सबका ध्यान वापस स्टेज की तरफ चला गया। ओथर ने मौका देकर आहान के वेस्ट पर किक किया और आहान को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसलिए वो अटैक ब्लॉक नहीं कर पाया और अटैक को पूरी तरह से डोज कर पाता उससे पहले ओथर की किक आहान को लग चुकी थी। आहान उसके ज्यादा नजदीक नहीं था, फिर भी वो अपने बाल के बल गिर गया था। उसके हाथ में चोट आई थी।
वो हिल नहीं पा रहा था और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। उसने पहले कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी। ये दूसरी बार था जब वो इस टूर्नामेंट में इंजर्ड हुआ था। एक किक की वजह से आहान को बहुत इंजरी हो गई थी। उसका हाथ नम हो गया था और उसके इंटरनल ऑर्गन में भी चोट आ गई थी। आहान हार चुका है, अब कोई स्कोप नहीं बचा है, ओनेस ने मन में सोच लिया था। आहान ओथर से फाइट बैक नहीं कर पा रहा था, ओथर को हरा कैसे सकता था। जाकिर, अरमान, पॉप, टिफनी ये ऐसे लोग थे जो मानने को तैयार नहीं थे। वो आहान को हारते हुए देखना ही नहीं चाहते थे। इस वक्त आहान जिस कंडीशन में था, योथर के पास अच्छा मौका था उस पर अटैक करके मैच खत्म करने का। वो भागते हुए आहान की तरफ आया था और वो एक ही अटैक में इस बैटल को खत्म करना चाहता था। आहान ने भी ये सीन देख लिया था। उसने आप को शांत किया और ओथर को अटैक के लिए प्रिपेयर हुआ। ओथर बहुत स्पीड में आ रहा था और आहान को भी अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत थी। आहान ने इस मोमेंट पर अपना पैर जमीन पर पटका और कंक्रीट की वजह से उसका मिट्टी वहीं उखड़ने लगी। ओथर की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना दूसरा किलिंग मूव किया। जैसे ही ओथर की हथेली आहान की गर्दन की तरफ आई, आहान ने एक पैर का बैलेंस बनाया और दूसरे पैर से स्पिन करके ओथर के अटैक को डॉज कर दिया। ओथर का हाथ ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए आहान को अपनी गर्दन में हल्का सा पेन फील हुआ, पर फिर भी उसने खुद को बचा लिया था। भागकर कहां जाओगे? ओथर जोर से चिल्लाया और आहान की तरफ भागा। उसने आहान को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और छोटे छोटे अटैक करना शुरू कर दिया। दोनों में फिर से वही होने लगा जो फाइट की शुरुआत में हो रहा था। ओथर अटैक कर रहा था और आहान डॉज कर रहा था। ओथर का हर अटैक डेंजरस था। आहान के लिए सब मुश्किल हो रहा था। अचानक से वो रुका और चिल्लाया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आहान स्वाट पोजीशन में आ गया और उसने सारी एनर्जी अपने राइट आर्म में ट्रांसफर की। उसके बाद उसने फिस्ट बनाई और ओथर की तरफ पंच किया। ओथर अब तक आहान को दबा रहा था, इसलिए उसने माउंट ब्रोकन एंड रिवर का दूसरा मूव करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। फाइनली उसे वो मौका मिल गया था। ये मूव देखकर ओथर बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि बहुत कामली उसने आहान के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की। पर जो आहान ने किया वो देखकर ओथर हैरान हो गया था। ओथर ने स्वॉर्ड ऑफ विंड से आहान को काउंटर करने की कोशिश की। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आहान के पास इस मूव का काउंटर होगा। ये दोनों मूव बहुत पावरफुल थे। दोनों के कोलाइजन की वजह से फिर से वहां पर धमाकेदार आवाज हुई। उनकी स्ट्रेंथ वेव्स चारों तरफ फैल गई थी। वो दोनों जैसे एक एक कदम पीछे जा रहे थे, वैसे वैसे जमीन पर क्रैक्स आ रहे थे। दोनों के क्यूआई उनके बैलेंस को ओवर पावर कर रहे थे। आहान को एक इंजरी और हो गई थी। उसकी फिंगर से खून निकल रहा था। वहीं ओथर भी पहले जैसा काम नहीं था। उसका चेहरा फीका पड़ने लगा था। यहाँ ये मैच का रुख बदल जाएगा, किसी ने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था। अब देखते हैं इस मैच में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, साथ साथ में कहानी को लाइक और कमेंट करके जरूर बताते रहें कैसी लग रही है आपको कहानी। दोस्तों, आपके लिए एक अति आवश्यक जानकारी ये है कि कल से ये वीडियो आपको 6:30 बजे मिला करेगी। आप ज्यादा से ज्यादा 6:30 बजे आइए और इस वीडियो का एंजॉय करें और इतना ही प्यार दें जितना प्यार आप इस समय पर देते हैं। दोस्तों, 362वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। लगता है ये आहान का बेस्ट मूव था। इस मूव से भी ओथर को कोई फर्क नहीं पड़ा। हार और जीत तो तय हो चुकी है, किसी एक्सपर्ट ने कहा। सिर्फ ऑडियंस और एक्सपर्ट ही नहीं, बल्कि इंडिया के फाइटर और एक्सपर्ट भी बहुत हैरान थे। ऐसा कैसे हो सकता है? आहान का अल्टीमेट किलिंग मूव कुछ काम नहीं आया। इस मूव से भी ओथर को कोई फर्क नहीं पड़ा। ओथर इंसान है या पहाड़? जिनेश इस बार पैनिक कर रहा था। उसने आहान को पहले ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक यूज करते देखा था। वो मूव कितना पावरफुल और जानलेवा था। पहले हर मैच में आहान ने इसे यूज किया था और इससे अपने मैच को जीत लिया था। इंडियन कॉन्टिजेंट के सारे लोग बहुत एंशियस और परेशान हो गए थे। किसी में कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। आहान विल लूज, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू विन, मार्क ने कहा। सबको नजर आ रहा था कि ओथर को कोई चोट नहीं आई थी। पॉप भी चुप थे। उनकी चुप्पी बता रही थी कि वो मार्क की बात से सहमत थे। इट इज रियली ओवर, कांट वेट एक्सेप्ट एनी मिरेकल, टिफनी ने मायूस होते हुए कहा और अपने हाथ जोड़कर प्रे करने लगी। उसे विश्वास नहीं था कि इस मैच का एंड ऐसे होगा। वीआईपी सीट में बैठे जाकिर आहान को देख रहे थे। वो उसे सिर्फ देख ही नहीं रहे, बल्कि उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। उन्होंने देखा आहान के फेस पर कोई पैनिक का एक्सप्रेशन नहीं था। आहान बहुत काम तो था ही, साथ में ही बहुत कॉन्फिडेंट भी था। जाकिर समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस सिचुएशन में भी आहान इतना कॉन्फिडेंट कैसे था। जाकिर ने अपने मन में सोचा, कहीं आहान इतना कॉन्फिडेंट सेकुलेजन के रिजल्ट की वजह से तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब कुछ ऐसा करने वाला है जो उसे कल के सेकुलेजन में पता चला था। जैसे ही जाकिर ने सोचा, उनका मन शांत हो गया। उनकी चिंता कम हो गई थी। फिर वो आहान और ओथर की फाइट को ऑब्जर्व करने लगे। इस वक्त ओथर को गुस्सा आ रहा था।
भले ही उसने दिखाया नहीं, पर आहान का मूव पावरफुल तो था। तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे फाइट करो, तुम खुद को समझते क्या हो? ओथर जोर से चिल्लाया। आई हेट टू सी हिम, जिनेश ने कहा और मन में ओथर को कर्ज किया। ओथर इतना बोला और फिर आहान की तरफ अटैक करने के लिए तैयार हुआ। इस बार फिर उसने विंड स्वॉर्ड स्लैश यूज करने की सोची। यह टेक्निक वार स्लैश से भी ज्यादा पावरफुल थी। ओथर ने अब तक इस टेक्निक को यूज नहीं किया था। उसे लग रहा था कि वार स्लैश से ही आहान को हरा देगा। ओथर को अपनी तरफ भागता हुआ देख आता आहान अपने आंखें बंद की और अपने आप को शांत किया। इस बार जो मूव आहान यूज करने वाला था वो ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का तीसरा मूव था। इस मूव के बारे में वो अपने सेकुलेजन के बारे में सोच पाया था। डैनी से फाइट करते वक्त उसने देखा था कि उसके पास अटैक का कोई जवाब नहीं था। वैसे भी उसके पास कार्लोस और आर्थर को फाइट करते हुए देखा, जब वो जान गया था कि उसके पास वार स्लैश का कोई जवाब नहीं है। इन दो मूव्स को समझने के लिए आहान सेकुलेजन में गया था। बहुत सोचने के बाद उसने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर मूव में चेंजेस करके तीसरा पार्ट सोच लिया था। आहान ने इस मूव में ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक यूज नहीं की। उसे जरूरत भी नहीं पड़ी थी। उसे लगा कि उसे डैनी के साथ इस मूव को यूज करना पड़ेगा, पर डैनी की वेव ब्रेकर टेक्निक इतनी फास्ट थी कि उसे मौका नहीं मिला था। फाइनली उसे ओथर के साथ इस टेक्निक को यूज करने का मौका मिल रहा था। आहान इस मूव के 2 स्टाइल यूज कर चुका था, अब वो तीसरा स्टाइल यूज करने वाला था। तीसरा स्टाइल ओथर के वार स्लैश और डैनी के वेव ब्रेकर से मिलता जुलता था। आहान को मार्शल आर्ट जीनियस नहीं था। वो बहुत बार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करता, पर हर बार फेल हो जाता। इस बार उसने सारी फाइट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और सब में से कुछ ना कुछ लेकर इस मूव को तैयार किया था। आहान ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर के 2 स्टाइल यूज कर चुका था, अब तीसरा स्टाइल यूज करने जा रहा था। क्या इस मूव से ओथर को हरा पाएगा? आहान ने अपना हाथ आगे किया और ओथर की तरफ स्पीड में भागा। ओथर को फिस्ट से हवा चलती हुई फील आ रही थी। दिस इज नॉट गुड, ओथर ने मन में कहा। उसका दिल कांप रहा था, क्योंकि उसे रियलाइज हो रहा था कि यह सिचुएशन सही नहीं है और उसके फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ओथर का कोई भी मौली फाइटर तो नहीं था। उसने तुरंत अपने दिमाग को शांत किया और आहान को जवाब देने के लिए आगे बढ़ गया। दोनों एक साथ हवा में उछले और दोनों हाथ आपस में टकराए। दोनों की क्यूआई हाई होने की वजह से कोलाइजन बहुत खतरनाक था। बैंग की आवाज के साथ सबके कानों में सीटी बजने लगी। ओथर की तो एनर्जी ड्रॉप हो गई, पर आहान भी अभी एनर्जी के पीक पर ही था। जैसे ही उसके और ओथर के बीच में टक्कर हुई, उसने दूसरे हाथ से तुरंत ओथर के कंधे को पंच कर दिया। ओथर रिट्रीट नहीं कर पाया और उसके कंधे में बहुत जोर से चोट आ गई थी। ओथर दर्द में करहा रहा था। आहान के इस एक पंच की वजह से ओथर का हाथ टूट गया था। उसके वजह से उसे खून की उल्टी हुई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस वक्त एरेना में सब लोग चुप हो गए थे। वहां इतनी शांति थी कि एक पिन गिरने की आवाज तक सुनाई दे सकती थी। सब फ्रीज हो गए थे। सबकी नजरें बस स्टेज पर आ गई थी। सब ओथर की बॉडी जमीन पर गिरी थी। धमाकेदार आवाज हुई। उसके बाद सब अपने सेंसेस में वापस आए थे। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? ओथर ने मन में सोचा। जब वो जमीन पर गिरा तब सबने देखा कि उसकी हालात कितनी बुरी हो गई थी। ओथर को पहले इस कंडीशन में किसी ने नहीं देखा था। उसका व्हाइट फाइटिंग सूट मिट्टी में वजह से गंदा हो चुका था और उस पर खून के निशान आ गए थे। फाइट की शुरुआत में ओथर लगातार आहान को दबा रहा था और वार गोड वाली वॉइस पास कर रहा था, पर अब सब बदल गया था। आहान कॉन्फिडेंटली स्टेज के बीच में खड़ा था, वहीं ओथर बुरी तरह से घायल था और जमीन पर गिरा हुआ था। ऑडियंस तो क्या, ओथर भी खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ ऐसा अब क्या हो गया था। थोड़ी देर की शांति के बाद ऑडियंस में फिर से जोश आया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऑल राइट देन, वेल डन आहान, व्हाट जस्ट हैपेंड। सबके मन में अलग अलग इमोशंस थे। ऑडियंस में जो सबसे ज्यादा खुश था वो जिनेश था। वो चेयर पर खड़ा हो गया, हवा में उछल रहा था और आहान के लिए चीयर कर रहा था। उसके लिए देखना बहुत सेटिस्फाइंग था। सिर्फ जिनेश ही नहीं, बल्कि निर्वाणा, गोपाल, रुद्र और जाकिर भी बहुत खुश थे। वो भी चीयर कर रहे थे और हुटिंग कर रहे थे। सब अपने जगह पर खड़े थे और आहान को एक्साइटमेंट से देख रहे थे। अरमान अपनी एक्साइटमेंट उछलकर नहीं दिखा सकते थे, पर अपने जूनियर की इस तरह परफॉर्म करता देख वो भी बहुत खुश हो गए थे। उनके आंखों में चमक अब सब कुछ साफ साफ दिखा रही थी। हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? आहान ये कैसे कर सकता है? इस वक्त मार्क की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी स्टेज पर क्या देख लिया था। टिफनी और पॉप के चेहरे की मुस्कान अभी दिख रही थी। वो आहान के परफॉर्मेंस से कितना इंप्रेस थे वे साफ पता चल रहा था। ओथर ने खुद को संभाला और खड़े होकर आहान के पास आया। उसने आहान से पूछा, अभी अभी तुमने कौन सी टेक्निक यूज की थी? ओथर कितना हैरान था ये उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था। ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का थर्ड स्टाइल, हेवन ब्रेकिंग। आहान ने कामली कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। इंडियन मार्शल आर्ट्स में हेवन ब्रेकिंग टेक्निक है ही नहीं।
ओथर ने कहा, इंडियन मार्शल आर्ट्स बहुत वास्ट है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें सब पता हो। अहान ने कहा, व्हाट डिड यू जस्ट से? ओथर ने गुस्से में कहा। इस वक्त उसे इंजरी हुई थी और उसे यह भी नहीं पता था कि अहान ने कौन सी टेक्निक यूज की थी। इस वजह से वो बहुत बेचैन हो रहा था। अभी हम दोनों में से कोई एक है जो ट्रैश है, अहान ने सार्केस्टिकली कहा। वो जानता था कि अब ओथर में इतनी ताकत नहीं है वो उसका मुकाबला कर सके। अहान ओथर की इंजरी को अच्छे से जानता था। इतना बोलने के बाद अहान ओथर को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने गर्दन पर चोप मारा था। इस वजह से ओथर को अनबियरेबल पेन हुआ और वो जमीन पर बैठ गया। इन दोनों के बीच में 3 हाईलाइट्स पॉइंट थे। पहला ओथर का वार स्लैश, दूसरा अहान का ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर मूव का तीसरा स्टाइल, और आखिरी मूव अहान का ये नेक चोप था। अहान ने सब कुछ बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया था। ऐसा कहा जा सकता है कि उसने शुरुआत में ही सोच लिया था कि उसे ओथर से कैसे डील करना है। इस वक्त ओथर ने कॉम्बैक्ट एनर्जी बिल्कुल कम हो चुकी थी। उसे शुरू से ही अपनी सारी एनर्जी को वार स्लैश में लगा दिया था। अहान के पास एक बार फिर से बहुत अच्छा मौका था जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। वो भागकर ओथर के पास गया और उसने ओथर को गाल पर लगातार कुछ थप्पड़ मारे। ये थप्पड़ कोई मामूली थप्पड़ नहीं थे, बल्कि फेमस इंडियन सेक्ट 8 टाइगर का पावरफुल थप्पड़ था। अहान ने तकनीक तब सीखी थी जब उसने गैम्बलिंग फाइट में हिस्सा लिया था। इस वक्त अपनी एनर्जी की वजह से ओथर सिर्फ डॉज करने पर भरोसा कर सकता था। ओथर ने डॉज करने के लिए कोशिश की पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। वो लहराता हुआ जमीन पर गिर गया। इस थप्पड़ से ओथर का गाल सूज गया और उसके मुंह से खून आने लगा था। उसका एक हाथ पहले ही टूट चुका था, अब उसकी सारी एनर्जी भी खत्म हो गई थी। इस थप्पड़ की वजह से तो वो ह्यूमिलेट फील कर रहा था। अहान के क्यूआई की वजह से उसका ऑरा बिल्कुल खतरनाक हो गया था। इस मैच की इंटेंसिटी बहुत हाई हो चुकी थी। इस मैच को जितना हाइप किया गया था, ये मैच बिल्कुल वैसा ही वैसा हो गया था। अब कुछ नहीं हो सकता, ओथर ये मैच हार चुका है। सबके दिमाग में एक थॉट आया। वो देख पा रहे थे कि कैसे ओथर थक गया था और उसमें एनर्जी का एक कतरा भी बाकी नहीं था। शुरुआत में जिसके जीत के किसी को उम्मीद नहीं थी, स्टेज पर पहाड़ की तरफ खड़ा था, जिसके जीत की सबको उम्मीद थी, और जमीन पर अब गिरा हुआ था। तभी रेफरी ओथर के पास आया और उसने ओथर से पूछा, ओथर तुम कैसे हो? क्या तुम आगे कंटिन्यू कर पाओगे? ओथर इस सवाल का अब क्या जवाब देगा? वो आगे फाइट करेगा या फिर हार मान लेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, 363वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ओथर होली चर्च का गार्ड था जो कि बहुत हाई पोजीशन पर थी। उसे ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की वजह से मिली थी। ओथर ने प्रूव किया था कि उससे बेहतर इस जनरेशन में कोई नहीं था, पर आज अहान के साथ फाइट करके उसकी हालात बहुत खराब हो गई थी। वो हार नहीं मानना चाहता था। वो अहान से फाइट करके उसे हराना चाहता था, पर जैसे उसकी हालात थी वैसा नहीं कर सकता था। उसका एक हाथ टूट चुका था, उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मायूसी के साथ कहा, नहीं, मैं फाइट नहीं कर सकता। ये बोलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे ओथर की सारी जान निकल गई थी। ओके, रेफरी ने कहा और फिर वो ऑडियंस की तरफ घूमा और उसने रिजल्ट अनाउंस किया। द मैच इज ओवर, द विनर इज अहान रायजादा फ्रॉम इंडिया। ये रिजल्ट सुनकर जिनेश अपनी जगह से उछलने लगा और चिल्लाने लगा, तुम तो खुद को बहुत पावरफुल कहते थे, अब क्या हुआ? मेरे भाई से कैसे हार गई? उठो और लड़ो अहान से। कम ऑन फाइट विद हिम। व्हाट अ कावर्ड एंड डिसग्रेस। जिनेश की बातें ओथर के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। अहान से हारने के बाद वो भी वैसे मायूस था और ये सब बातें सुनकर तो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने एक बार भी अपने आंखें ऊपर नहीं उठाई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अहान, तुम हर बार साबित करते हो कि तुम बेस्ट क्यों हो। तुमने इस बार भी हमारी और इंडिया की इज्जत बढ़ा दी है। निर्वाणा ने कहा। इस वक्त बहुत खुश था और एक्साइटेड था। गोपाल, रुद्र, बाकी सबने राहत की सांस ली। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अहान ओथर के अगेंस्ट जीत जाएगा। ये मैच शुरू से ही बहुत एक्साइटिंग था। ओथर ने अहान पर इस तरह दबा दिया था कि वो कोई मूव नहीं कर पा रहा था। अहान ओथर के मूव्स को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था और उसके हाथ में बस डॉजिंग था। पर मैच जैसे आगे बढ़ा, दोनों एक दूसरे पर अटैक करने शुरू कर दिए थे। दोनों ने ही अपने अल्टीमेट किलिंग मूव सबसे ज्यादा यूज किए थे। लास्ट में अहान ने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का तीसरा स्टाइल यूज किया और ओथर को हरा दिया था। ऑडियंस में नॉर्मल लोग भी थे, ये नए नए मार्शल आर्टिस्ट भी थे। अहान और ओथर के मूव इतने फास्ट थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। रेफरी के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने कहा, क्या क्या मैच खत्म हो गया? मैच इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया।
कोई मुझे समझा सकता है क्या? इतने लोगों के अलावा वहां पर हायर हिम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी थे। वो आपस में अहान की जीत और उनके फाइनल मूव के बारे में बात कर रहे थे। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस मैच का रिजल्ट ऐसा आएगा। एग्जैक्टली, अहान मैच हार रहा था पर एंड में आते आते वो मैच जीत गया। किसी ने सोचा था कि एक झटके में सब बदल जाएगा। रिजल्ट तो जो आया सो आया, पर कोई मुझे बताया कि अहान ने कौन सा मूव यूज किया था। शायद वो कोई मूव था जो इंडियन मार्शल आर्ट्स में हिस्ट्री में कहीं खो गया था, पर आज अहान की वजह से फिर से दुनिया में आ गया है। इस बार की फाइट इतनी एंटरटेनिंग थी कि सब अपने सीट की एज पर बैठे थे। सब अपने नाखून चबा रहे थे और इस फाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। जैसे फाइट और रिजल्ट सबने एक्सेप्ट किया था, वैसा वहां पर कुछ नहीं हुआ था। सबको हर मूवमेंट के डेंजर फील हो रहा था। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वहां पर चल क्या रहा था और दोनों फाइटर्स हर ब्लो को कैसे झेल पा रहे थे। हान ने अब तक कंपटीशन में एक मैच भी नहीं हारा था। उसने हर बात साबित किया था कि वो बेस्ट क्यों है। उसके हर मैच की इंटेंसिटी पहले वो मैच से ज्यादा होती, पर हान सच में इंडिया की शान था। वहीं ऑथर भी कोई मैच नहीं हारा था। उसने अपने ओपोनेंट को ज्यादा से ज्यादा 3 मूव में ही हरा दिया था। इस मैच में वो शुरू से एक भूखे शेर की तरह अटैक कर रहा था, पर धीरे धीरे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई और वो हान से मैच हार गया था। ऑथर कैप्टन ऑफ गार्ड था, उसके लिए मैच हार बहुत शर्मनाक थी। कोई नहीं जानता था कि उस सदमे से बाहर निकलेगा और कितना वक्त लगेगा। शायद कुछ दिन या साल या फिर उसकी पूरी जिंदगी। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस का सेक्रेटरी मार्क, जो ये फाइट शुरू से देख रहा था, एक शौक में चला गया था। दिस इज अनबिलीवेबल, मार्क ने कहा। यह फाइट उसकी उम्मीदों से बाहर चली गई थी। मिस्टर मार्क, आन इतना कैपेबल है कि वो मैच का रुख बदल सकता है। आज भी वही हुआ। दिस आहान राजादा इज फ्रॉम इंडिया, इज अ मैजिशियन इन द वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स। टिफनी अब जब तो घबराई हुई थी, आहान की जीत के बाद मुस्कुरा रही थी और मार्क से बात कर रही थी। आहान जब मुसीबत में था तब टिफनी भी बहुत घबराई गई थी। जब मैच खत्म हो गया था, रिजल्ट के बाद आहान के फेवर में था, तब वह बहुत खुश हो गई थी। इस वक्त पॉप ने जाकिर की तरफ देखा और कहा, आहान इज नॉट सिंपल एट ऑल। दिस मैच वॉज नॉट इंटरेस्टिंग एज इट कुड बी। उसके मन में आहान के लिए बहुत इज्जत थी। जाकिर ने कुछ नहीं कहा, वो बस पॉप को देखकर मुस्कुराने लगे। वो जानते थे कि पॉप के मन में आहान के लिए जो एडमिरेशन थी वो रियल ही थी। ऑथर पॉप के चर्च का कैप्टन था, फिर भी उसकी हार का ज्यादा उसे दुख नहीं हो रहा था। वो खुश थे उन्हें ऑथर जैसा स्ट्रॉन्ग फाइटर की जगह आहान जैसे जीनियस के साथ रिश्ता बनाने का मौका मिलेगा। आहान बहुत कम उम्र में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन गया था। अब उसका एम कन्वर्टिंग फोर्स को पार करना था। इस फाइट में उसका सामना अपने से ज्यादा रिल्म वाले फाइटर से भी हुआ था, पर उसने उन्हें भी हरा दिया था। आहान की स्किल्स और उसका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज भी कमाल का था। आई एम प्राउड ऑफ यू हान, जाकिर ने अपने मन में कहा और अरमान की तरफ देखने लगे। अरमान व्हील चेयर पर थे, फिर भी वो अपने जूनियर का मैच देखने आए थे। उनका वहां आना कितना मुश्किल था, जाकिर अच्छे से जानते थे। इस वक्त भीड़ में अरमान बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनकी आंखों के तारों की तरह चमक रही थी। अपने जूनियर को इस तरह फाइट करते देख शायद उनके सारे दुख खत्म हो गए थे। सबकी नजरों में सबके सामने अरमान ने खुद को संभाला और व्हीलचेयर के सहारे खड़े होने की कोशिश की। इस वक्त वो पास्ट में पहुंच चुके थे। उन्हें पता था कि आहान ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा सिर्फ उनके लिए लिया था और आज उसने इस फाइट में करके अरमान का नाम रोशन कर दिया था। रिजल्ट अनाउंस के बाद एरेना में बहुत शांति थी। अचानक से कोई चिल्लाया, आहान। इसके बाद हॉल में सबका नाम आहान हान का नाम चिल्लाने लगे। आहान, 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 यू आर बेस्ट। आहान स्टेज के बीचों बीच आया और उसने अपने हाथ से जोड़कर सबको झोंकर थैंक यू बोला। इतना क्रूशियल मैच जीतने के बाद उसमें किसी तरह का कोई एरोगेंस नहीं था। वो स्माइल के साथ सबको ग्रेट कर रहा था। इसके बाद उसने ऑथर की तरफ देखा भी नहीं और स्टेज से नीचे भागा। वो भी बहुत एक्साइटेड था और जल्दी से अरमान के पास जाना चाहता था। अरमान आहान का मैच देखने पहली बार आए थे और आहान जीत गया था। अब आहान अरमान के पास जाना चाहता था और आहान जानना चाहता था कि उसके परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचते हैं। ये पहली बार था जब आहान बच्चों की तरह एक्साइटेड था और अपने सीनियर के पास जाना चाहता था। जैसे वो अपने टीम के पास पहुंचा, जिन्हें सबसे पहले था, जब आगे आकर उसे गले लगा लिया। आहान भाई, यू आर ऑसम। क्या फाइट की है आपने, मजा आ गया। जिनेश ने कहा। गुड जॉब आहान, निर्वाणा ने कहा। उसके मन में आहान के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो किसी से छिपी नहीं थी। वह जानता था कि आहान इस वक्त अपने नहीं बल्कि देश के लिए फाइट कर रहा था। आहान ने स्माइल के साथ दोनों को थैंक यू बोला और उसके बाद गोपाल और रुद्र को ग्रीट किया और उनसे आशीर्वाद दिया। सबने स्माइल के साथ उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। वो जानते थे कि आहान अरमान से बात करना चाहता है। उसके लिए अरमान क्या सोचते हैं ये जानना बहुत जरूरी था। इसलिए उसने आहान का ज्यादा वक्त नहीं लिया और उसके सबको स्माइल किया और वहां से चला गया। सबको लग रहा था कि अरमान वहां
अहान से वहां आ जाने से बहुत कुछ बोलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरमान बस अहान को देख रहे थे। उनकी आंखों में प्राइड और ग्रेटिट्यूड साफ नजर आ रहा था। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब अहान ने बोला, सर, आप पिछले मैचेज में यहाँ नहीं थे। पिछले मैच तो मेरे दुश्मनों को मेरी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ट्रायल थे। ये मैच इंपॉर्टेंट था और आप इसे देखने यहाँ तक आए। आई होप मैंने आपको शर्मिंदा नहीं किया और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ। अहान एक्साइटेड भी था और नर्वस भी। अरमान पहली बार उसे इस कंपटीशन में फाइट करते हुए देखने आने वाले थे। वो नहीं चाहता था कि उसकी फाइट की वजह से अरमान का सिर झुक जाए। जूनियर, तुम मेरा गुरूर हो। यह फाइट बहुत एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग थी, अरमान ने कहा। उनकी आवाज से साफ पता लग रहा था कि कितने खुश थे। उन्होंने अहान को देखा और स्माइल करने लगे। इस वक्त अहान धूल, मिट्टी और खून से सना हुआ था। यह सुनकर अहान एक बच्चे की तरह खुश हो गया। अपना सिर खुजलाने लगा। उसने अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लग रहा था और शर्म भी आ रही थी। इसके बाद उसने अरमान की व्हील चेयर को संभाला और सब वहां से जाने लगे। इस बीच ऑडियंस अभी भी अहान को चीयर कर रही थी। जब वो लोग वीआईपी सीट की तरफ जा रहे थे तब माइक, गैरी और चैंग भी वहीं खड़े थे और अहान को घूर रहे थे। अरमान को देखकर उनकी आंखें लाल हो गई थी और वो चाहते थे कि वो अरमान के जोनिन के साथ भी वही करे जो अहान ने उनके स्टैंड के साथ किया था। अहान को एहसास हो गया कि वो सब उन्हें ही घूर रहे थे, इसलिए वो रुक गया। उसने सबकी तरफ देखा। अहान की आंखों में किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। उसने रूखी टोन में उन लोगों से कहा, आप लोगों के सक्सेसर को तो मैंने एच में हरा दिया था, पर मेरे सीनियर के हालात करने का बदला मैं आप लोगों से जरूर लूंगा। अहान को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बात सुनकर वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। इस वक्त उसे सिर्फ अपने सीनियर का बदला लेना था और कुछ नहीं। अहान की यह बात सुनकर तूने को बहुत गुस्सा आया। उनका क्यूआई बढ़ गया। वो अहान को वहीं पर जान से मार देना चाहते थे। अरमान को इस किलिंग इंटेंट का एहसास हो गया। उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे। क्या अहान के प्रोवोकेशन की वजह से वो तीनों अहान पर अटैक करेंगे? अरमान की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे थे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, जो मेरा सवाल था कि आपको अपने गांव या अपने शहर के बारे में जो कुछ भी अच्छा लगता है, अपने गांव में बनी हुई चीज या अपने शहर में बनी हुई चीज, जो भी आपको अच्छी लगती है, उसके बारे में इंटरेस्टिंग कमेंट करके मुझे जरूर बताकर जाना। ये इंटरेस्टिंग कमेंट मैं अगली वीडियो में पढ़ूंगा और उन लोगों का नाम लूंगा जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए होंगे। दोस्तों, 364वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसकी बातें सुनकर अरमान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। यह सच था कि आदमी के आंसू नहीं बहते, पर मार्शल आर्टिस्ट तो उसे उम्मीदों से बिल्कुल नहीं की जा सकती। पर यह आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। अरमान जब फाइट में हारा था, फिर से जब उसके साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ, तब उसकी आंखों से पानी नहीं आया था। पर आज जब उसका जूनियर जीता था, उसके दुश्मनों को ओपनली चैलेंज कर रहा था, तब उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। ये आंसू गर्व और खुशी के थे। अचानक से आन और अरमान पर लाइट फ्लैश होने लगी। वहां फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, पर अलायंस ने कुछ प्रोफेशनल्स को हायर किया था जो मेमोरी के लिए फोटोज क्लिक करने आए थे। अहान और अरमान की यह फोटो इस बार ग्लोबल मार्शल आर्ट कंपटीशन की हाईलाइट पिक्चर थी। वीआईपी सीट पर बैठे जाकिर अहान और अरमान के पास पहुंचने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। फाइनली उन्होंने पॉप, टिफनी और माइक की तरफ देखा और उनसे कहा, आई विल टेक योर लीव फर्स्ट। ओके, पॉप ने कहा। उनके बात बोलने के बाद जाकिर तेज स्पीड में वहां पर चले गए। उनके चले जाने के बाद पॉप ने टिफनी से कहा, लेट्स गो माई चाइल्ड, वी नीड टू एग्जामिन ऑथर। इस वक्त टिफनी अहान को निहार रही थी। जैसे ही पॉप ने बात कही, कहीं टिफनी हड़बड़ा गई और उसने कहा, यस। ऑथर इस बात जिंदा लाश की तरह स्टेज पर गिरा हुआ था। उसने जानबूझकर अपनी आंखें नहीं खोली थी क्योंकि वो किसी का सामना नहीं कर सकता था। जब उसने देखा कि सब लोग शांत हो गए, तब उसने आंखें खोली और देखा कि पॉप और टिफनी उसके पास आ रहे थे। इस वक्त ऑथर अपनी जान देना चाहता था, पर ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। जब पॉप और टिफनी वहां पहुंचे तो ऑथर ने अपना मुंह फेर लिया। पॉप झुके और उन्होंने ऑथर से कहा, माई चाइल्ड, हाउ आर यू? मुझे तुम्हारी इंजरी देखने दो। इतना कहने के बाद ऑथर को इंस्पेक्ट करने लगे। आई एम सॉरी योर मैजेस्टी, आई हैव ब्रॉट शेम टू द चर्च। ऑथर ने कहा, डोंट थिंक अबाउट इट, तुम्हारी इंजरी ज्यादा गहरी नहीं है। मेडिकेशंस और आर्म सर्जरी से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। पॉप ने कहा। यह बात सुनकर ऑथर खुश हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसे सीरियस इंजरी हो जाए, फिर कभी फाइट ना कर सके। जब उसने टिफनी की तरफ देखा, तब उसे गुस्सा आने लगा। टिफनी के चेहरे पर ऑथर को देखकर ना चिंता का एक्सप्रेशन था, ना ही तरस का। वो वहां पर एक्सप्रेशनलेस खड़ी थी। ये ऑथर के जले पर नमक छिड़कने जैसा था।
ओथर ने मन में बस अब टिफनी के लिए नफरत ही थी। वो बस एक मौके का इंतजार कर रहा था जिसे वो टिफनी से इतने रिजेक्शंस का बदला ले सके। इसके बाद बॉब ने ओथर को उठाने में मदद की और ओथर अपने पैरों पर चलकर वहां से निकल गया। किसी ने भी ओथर को मौक नहीं किया था। इसके दो रीजन हो सकते थे। पहला, वो होली चर्च का कैप्टन था और दूसरा, इतना घायल होने के बाद अपने पैरों पर चलकर वहां से जा रहा था। लंदन के विला में धमाकेदार आवाज हुई। यह आवाज टीवी टूटने की आवाज थी। इसके साथ ही एक लड़की के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। ये विला जेम्स का था और ये ओथर और अहान के मैच का रिजल्ट पता चल गया था। जब वो विला में तोड़ फोड़ कर रहा था तब सूजन उसके पास थी और डर की वजह से चिल्ला रही थी। जेम्स इस वजह से गुस्से में लाल हो रहा था। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, हाउ कैन दिस हैपन, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, आई कांट बिलीव दैट बिग ब्रो हैज लॉस्ट द फाइट, अहान वाज एबल टू डिफीट बिग ब्रो, दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जेम्स की लंदन में उसकी और उसकी फैमिली में जो भी पहचान थी ऑथर की वजह से थी। ऑथर की हार के साथ उसका सारा रुतबा खत्म हो जाएगा। उसने तो सब जगह न्यूज खुद ही फैला दी थी। ऑथर फाइट में अहान की जान लेगा। यहाँ पर तो खुद ही हार गया था। अब वो कैसे किसी को अपना मुंह दिखा पाएगा। वो इस वक्त गुस्से में आग बबूला हो रहा था। ऑथर की हार से सिर्फ ऑथर का नुकसान नहीं बल्कि उसका भी नुकसान हुआ था। जेम्स लगातार चिल्ला रहा था और अपने विला में तोड़ फोड़ कर रहा था। उधर गैम्बलिंग कंपनीज में हंगामा मच गया था। विलियम गैम्बलिंग कंपनी के चेयरमैन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो अपना माथा पकड़कर बैठे थे। फाइट से पहले इंडिया के बहुत सारे लोगों ने अहान की जीत पर बैट किया था। तब विलियम गैम्बलिंग कंपनी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी जिसमें बाकी 4 गैम्बलिंग कंपनी भी शामिल हुई थी। बहुत डिस्कशन के बाद ये फैसला लिया गया कि बैटिंग कंटिन्यू की जाएगी और ऑथर को ज्यादा हाइप किया जाएगा। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि अहान वर्सेस ऑथर में ऑथर की ही जीत होगी, पर ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि अहान तो फाइट जीत गया था। ये गैम्बलिंग कंपनी के लिए बुरा था और ऐसे में कंपनी बर्बाद की कगार पर पहुंच गई थी। जब चेयरमैन वैसे ही बैठा था तब वहां उसकी सेक्रेटरी भागती आई और उसने कहा, सर सर द इंफॉर्मेशन इज ट्रू, इंडिया का फाइटर अहान सच में फाइट जीत गया है। आई नो आई नो आई नो, चेयरमैन ने कहा। यह पहली बार था जब चेयरमैन ने अपना काम लूज किया था। इंडिया के लोगों को अहान की जीत पर बहुत बड़े अमाउंट का सट्टा लगाया था। अब वो अमाउंट गैम्बलिंग कंपनी को वापस देना था। चेयरमैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अमाउंट रिपे कैसे करेगा। उसने खुद को शांत किया और सेक्रेटरी से कहा, क्लोज द ऑनलाइन पोर्टल, अब और कोई बेट प्लेस नहीं होने चाहिए। सर वो पहले ही क्लोज कर दिया गया है। सेक्रेटरी ने कहा, गुड, सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बारे में मैसेज करो। चेयरमैन ने कहा। जब सेक्रेटरी वहां से चली गई चेयरमैन ने एक बहुत डीप बारे में सोच में चला गया। अहान मैच जीत गया था पर अभी भी 2 मैच होने बाकी थे। अगर इन 2 मैचों में अहान एक मैच हार गया तो गैम्बलिंग कंपनी को ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, पर अगर अहान जीत गया तो शायद ये गैम्बलिंग कंपनी भी डूब जाएगी। गैम्बलिंग कंपनीज की आखिरी उम्मीद अहान की हार पर ज्यादा बेट्स होनी थी। ग्रुप चैट में सब बहुत एक्साइटेड थे और आपस में बात कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर अहान जीत जाएंगे। दिस इज अनबिलीवेबल, विट इज द बिग डील। मैंने अहान सर को फाइट करते हुए देखा था। उनकी जितनी स्ट्रेंथ है उनके लिए ऑथर को हराना बिल्कुल कोई मुश्किल का काम नहीं था। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब अहान का इस टूर्नामेंट जीत जाएंगे तब गैम्बलिंग कंपनी को कितना नुकसान होगा। दैट इज राइट। इस मैच का रिजल्ट जैसा गैम्बलिंग कंपनी ने एक्सेप्ट किया था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ है। ये सारे इंडिया के हॉट शॉट थे जो आपस में बात कर रहे थे। ग्रुप चैट का माहौल बहुत लिवली था। वहीं अहान और बाकी सब होटल पहुंच गए थे। जाकिर ने सबसे कुछ देर आराम करने के लिए कहा और फिर वो खाने के लिए बाहर जाने वाले थे। अहान ने इतना क्रूशियल मैच जीता तो इस बार सेलिब्रेट करना तो बनता ही था। जाकिर ने टाइम अहान को फ्रेश होने के लिए दिया था। वह इस वक्त मिट्टी और खून से सना हुआ था। वो अरमान को ड्रॉप करके अपने रूम में गया। सबसे पहले वो नहा धोकर तैयार हुआ और फिर उसने अपने फोन को ऑन किया। साइकोलॉजिस्ट से जाने से पहले उसने अपना फोन बंद कर दिया था और मैच खत्म होने के बाद ही ऑन किया। वो सबसे पहले शनाया को कॉल करना चाहता था। उसने जैसे ही फोन ऑन किया उसने देखा कि ग्रुप में सब बहुत एक्साइटेड थे और कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे थे। अहान कैजुअली उन मैसेज को पढ़ने लगा। सर, आप मैच को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है? पहला मैच ये था और इसके बाद लास्ट में कांग्रेचुलेशन और के मैसेज थे। मैसेज पढ़ने के बाद अहान समझ गया था कि मयूर की लीडरशिप में उन्होंने बहुत सारे पैसे उस पर लगाए थे। दिस इज नॉट गुड। अहान ने मैसेज किया। अहान का मैसेज देखते ही सब खुश हो गए और उसे कांग्रेचुलेट करने लगे। मयूर जानता था कि अहान ने वो मैसेज क्यों किया था, इसलिए उसने मैसेज किया। अहान, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो बस इनकी साइड इनकम करा रहा हूं। अगर मैं हार गया तो तुम सब अपने पैसे हार जाओगे। अहान ने रिप्लाई किया, आप और हार जाओगे ना, डजंट इवन मैच। यस सर, हमें आपकी कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा है।
सब लोग आहान की तारीफों के पुल बांध रहे थे। आहान सबके मैसेज पढ़कर स्माइल कर रहा था और रिप्लाई करना भी चाहता, तभी उसका फोन बजने लगा। ये वीडियो कॉल शनाया का ही था। आहान ने तुरंत कॉल रिसीव किया और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही शनाया ने कहा, आहान तुम कैसे हो, तुम्हें चोट लगी है? नथिंग मच, मैं ठीक हूं, आहान ने कहा। उसने शनाया को सच नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शनाया परेशान हो जाए। ये सुनकर शनाया ने मुंह बनाया। आहान ने उसे एक बार भी सच नहीं बताया था। जो वो कुछ पूछती थी, आहान ने हमेशा कहता कि वो ठीक है। शनाया ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब आहान ने कह दिया कि वो ठीक है, तो शनाया ने उसे टीज करते हुए कहा, मैच तो बहुत देर पहले खत्म हो गया था ना, फिर तुमने मुझे इतनी देर से कॉल क्यों नहीं किया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वहां पर कोई और मिल गई है और तुम उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में बिजी हो गई? नो शनाया, मैं होटल में आया था चेंज करने। आहान ने शनाया से स्माइल करते हुए कहा। शनाया ने भी स्माइल करते हुए कहा। ये स्माइल नॉर्मल स्माइल नहीं थी, बल्कि आहान को एग्जामिन करने वाली स्माइल थी। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? आहान ने उसके एक्सप्रेशन समझता था, इसलिए उसने कहा, ओके टेल मी समथिंग, तुमने मुझ पर बेट किया था? आहान ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, क्यों, कोई और भी है क्या जो बेट कर रहा है? शनाया ने कहा। वो जानते थे कि आहान टॉपिक चेंज कर रहा है। हाँ, मयूर और कुछ लोग ग्रुप पर बात कर रहे थे। आहान ने शनाया को सारी सिचुएशन समझाई। हैं, तुमने तो कहा था कि तुमने किसी और से बात नहीं की और रूम में बस चेंज करने आए थे। शनाया ने फिर से आहान को टीज किया। नहीं नहीं, बस अभी देखा है। आहान ने बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मैंने 10 करोड़ रुपए लगाए थे तुम्हारी जीत पर। शनाया ने कहा। यह सुनकर आहान हैरान हो गया। उसने मन में सोचा, वुमेन्स आर स्कैरी। शनाया ने कहा, आहान कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम अपना ख्याल रखना और रिवेंज लेने के चक्कर में अपना आपा मत खोना। बी केयरफुल, डोंट वरी, आहान ने कहा। आई एम वेटिंग फॉर द गुड न्यूज फॉर यू, शनाया ने कहा। स्माइल करने के बाद वो फोन कट कर दिया। लंदन के इंपीरियल पैलेस में डायना आज बहुत खुश थी। वो गार्डन में अपने गार्डनर के साथ पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। माई डॉटर लुक्स एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे। तभी वहां किंग आए और उन्होंने कहा, डैड व्हाट आर यू डूइंग हियर? डायना ने कहा, और वो जनरली बहुत बिजी रहते थे, इसलिए कभी गार्डन में नहीं आते थे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, शैल वी? किंग ने कहा और अपना हाथ एक्सटेंड किया। डायना ने हाथ पकड़ लिया और वहां से चली गई। किंग डायना से क्या बात करना चाहते हैं? क्या वो इसी बारे में तो बात नहीं करना चाहते कि आहान ने फाइट जीत ली और वो उसके लिए मैच करना चाहते हैं? क्या होगा अब आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, आपके सुविधा के अनुसार कल से ये वीडियो आपको 6:30 बजे ही मिला करेगी। आप लोग सभी 6:30 बजे इस वीडियो को इतना प्यार देना जितना आप इस समय पर देते हो। तो दोस्तों, कल शनिवार से यही वीडियो 6:30 बजे आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, 365वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर ये बताना कि आपके गांव और शहर में कौन सी चीज है जो खास आपके गांव को बनाती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोनों बाप बेटे गार्डन में टहल रहे होते हैं जब किंग डायना से पूछते हैं, मुझे पता था तुम आहान की जीत की वजह से खुश होगी, पर जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा खुश हो। यस डैड, डायना ने शर्माते हुए कहा। अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने किंग की तरफ देखते हुए कहा, डैड आपको आपका प्रोमिस तो याद है ना? आप अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे? डायना बहुत उम्मीद के साथ अपने डैड को देखने लगी। किंग के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था और चलते चलते रुक गए। उन्होंने डायना को देखा और कहा, डॉटर यू नो मी वेरी वेल, क्या मैंने कभी अपना प्रोमिस तोड़ा है? डायना और किंग में एग्रीमेंट हुआ था कि अगर आहान ग्लोबल मार्शल आर्ट कंपटीशन में जीत गया तो किंग और डायना आहान के रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपटीशन में आहान ऑथर को हरा चुका था और अब उसके सामने जो खतरा था वो विलियम था, पर अब सिचुएशन को देखते हुए उसके लिए विलियम को हराना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। डायना ने पहले भी इस बारे में बात की थी, अब वो फिर से किंग के इस बारे में बात कर रही थी, इसलिए किंग थोड़ा नाराज हो गए थे। उन्होंने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, डायना तुम्हारे सिर पर आहान का भूत सवार हो गया है, तुम्हें उसके आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता है। कंपटीशन ओवर होने में अभी टाइम है, डोंट कीप योर एक्सपेक्टेशन टू हाई। ये बात सुनकर डायना ने कुछ नहीं कहा और जमीन की तरफ देखने लगी। ये देखकर किंग ने फिर कहा, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है। डायना तुरंत ऊपर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड किस गुड न्यूज की बात कर रहे हैं। क्या? उसने हैरानी में पूछा। बहुत सोचने के बाद मैंने वार्नर फैमिली को तुम्हारे और जेम्स के रिश्ते के लिए मना कर दिया है। अब तुम्हारी शादी जेम्स से नहीं होगी, किंग ने कहा। डायना ने ये न्यूज एक्सपेक्ट नहीं की थी,
किंग ने ही कुछ वक्त पहले डायना को जेम्स से शादी करने के लिए कहा था और आज वो उसे मना भी कर रहे थे। ये न्यूज डायना के लिए बहुत शॉकिंग थी। वो सोचने लगी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था। तभी उसके दिमाग में आया कि शायद ऐसा इसलिए क्योंकि आन ने ओथर को हरा दिया था और ओथर जेम्स का भाई ही था। डैड, वार्नर फैमिली ने खुद मना किया ना? डायना ने पूछा। माई डॉटर इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट, किंग ने स्माइल करते हुए कहा। डैड, अब तो आप मुझे किसी से शादी करने के लिए नहीं बोलोगे ना? डायना ने पूछा। तो किंग ने कहा, हम इसके बारे में कंपटीशन खत्म हो जाने के बाद बात करेंगे। उधर चर्च में एक फीमेल फाइटर फूट फूट कर रो रही थी। उसे ओथर के बारे में सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। वाई आर यू क्राइंग लाइक दिस? व्हाट हैपेंड? टिफनी ने पूछा। ऑथर हैज लॉस्ट द मैच, उनका हाथ टूट गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, फीमेल फाइटर ने कहा। ऑथर चर्च में बहुत सारे फीमेल फाइटर का क्रश था। उनके नजर में वो परफेक्ट था और वैसे हार गया था। ये देखकर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सारे फीमेल फाइटर्स रो रही थी। टिफनी का एक्सप्रेशन देखने के बाद उस फीमेल फाइटर ने पूछा, आपको ऑथर की ऐसी हालत देखकर बुरा नहीं लग रहा? आप दुखी नहीं? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर मुझे उसका इतना दुख नहीं है, टिफनी ने कहा। वो ऑथर के ऐसी हालत में देखना नहीं चाहती थी, पर उससे ज्यादा जरूरी उसके लिए आहान था। वो नहीं चाहती थी कि आहान मैच हार जाए। फीमेल फाइटर को समझ नहीं आया कि टिफनी ऐसा क्यों कह रही है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले वहां पर किसी के आने की आवाज आई। दोनों ने देखा कि पॉप वहां आ रहे थे। ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी, दोनों ने कहा और सामने सिर झुका लिया। पॉप ने दोनों को देखा और फीमेल फाइटर से कहा, प्लीज लीव अस अलोन। इतना सुनने के बाद फीमेल कल्टीवेटर वहां से चली गई और वहां पॉप और टिफनी ही बचे थे। उसके जाने के बाद पॉप ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें आहान बहुत पसंद है और तुम उसकी जीत से बहुत खुश भी हो, पर उसकी खुशी इस तरह एक्सप्रेस मत करो। अगर ऑथर ने देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आई होप यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। यस, आई अंडरस्टैंड, आई विल बी केयरफुल, टिफनी ने शर्मिंदा होते हुए कहा। वो ऑथर को पसंद नहीं करती थी, पर उसे दुख भी नहीं पहुंचाना चाहती थी। ओ यस, वन मोर थिंग, अगर मैं तुम्हारी शादी आहान से करवाना चाहूं तो क्या तुम उससे शादी करोगी? पॉप ने पूछा। ये बात सुनकर टिफनी का चेहरा लाल हो गया था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। शौक की वजह से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बात है? अगर तुम्हें आहान पसंद नहीं है तो फिर मैं फोर्स नहीं करूंगा, इस मैटर को जाने देते हैं, पॉप ने कहा। नहीं नहीं, मैं आहान से शादी करने के लिए तैयार हूं, टिफनी ने तुरंत कहा। गुड, पॉप ने कहा और ठाका मारकर हंसने लगे। वो जानते थे कि टिफनी आहान को पसंद करती है और इस वक्त वो बस उसे टीज कर रहे थे। अब जब टिफनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया तो उसे हंसी आ गई थी। टिफनी को देखकर बहुत उन्हें खुश देकर कहा, ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आहान ने विलियम को हरा दिया और ये चैंपियनशिप जीत ली तो तुम्हारी शादी आहान से होगी। इतना कहने के बाद वो वहां से चले गए। आहान ये कंपटीशन जरूर जीतेगा, टिफनी ने अपने मन में कहा। उसकी आंखों में उम्मीद साफ नजर आ रही थी। डार्क काउंसिल और किलर बॉडी की इंटेलिजेंस अफसर एवलिन भी वेटिकन सिटी पहुंच गई थी। जब वो वहां आई तब उसे पता चला कि विलियम सेकुलेजन में है और उसे ऑथर और आहान के बीच हुए मैच का रिजल्ट के बारे में नहीं पता है। वो विलियम के सेकुलेजन से बाहर आने का इंतजार करने लगी। वेटिकन सिटी में अब पहले के मुकाबले शांति ज्यादा थी। लगभग सारे मैच खत्म हो चुके थे। अब 2 मैचेस बाकी थे। बहुत सारे फाइटर्स की वापस कंट्री में जा चुके थे और ऑडियंस में भी बहुत लोग कम हो गए थे। कुछ लोग थे जो अभी फाइट को लेकर उतना ही एक्साइटेड थे और फाइनल मैच देखकर ही जाने वाले थे। विलियम अभी भी सेकुलेजन में था। एक मैच उसका जिनके साथ था। यह मैच डिसाइड करने वाला था कि आहान के साथ फाइनल में कौन होगा। करीब 11:30 बजे विलियम अपने सेकुलेजन से बाहर आया। एवलिन रूम में उसका इंतजार कर रही थी। जैसे विलियम ने रूम खोला, एवलिन रूम में आ गई और उससे कहा, सर, आपको इतना टाइम क्यों लगा दिया? मुझे लगा कि आप आज का मैच मिस कर दोगे। जब विलियम ने उसे टेढ़ी नजर से घूरा तो वो चुप हो गई। इसके बाद उसने सीरियस टोन में कहा, आहान और ऑथर का मैच हो गया। आहान मैच जीत गया और इतना ही नहीं, ऑथर का मैच में एक हाथ भी टूट गया। उसके इंटरनल ऑर्गन्स में भी इंजरी हुई है। अब वो वापस मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कब कर पाएगा ये बताना मुश्किल है। व्हाट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आहान कन्वर्टिंग फोर्स में पहुंच गया है? ऑथर को इस तरह टक्कर देना किसी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के बस की बात नहीं है। विलियम ने कहा, मैच के रिजल्ट्स में उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग थे। नहीं नहीं, उसका रिल्म अभी भी वही है, एवलिन ने कहा। यह सुनकर विलियम के एक्सप्रेशन बदल गए। फिर उसने ऑथर को हराया कैसे? विलियम ने कहा, वो ऑथर के स्ट्रेंथ जानता था। उसे पता था कि ऑथर को हराना उसके लिए ही मुश्किल होने वाला है। फिर आहान उसे कैसे हरा सकता है? उसने आहान को भी फाइट करते देखा था। आहान स्ट्रॉन्ग था, इसमें कोई डाउट नहीं था, पर वो ऑथर को हरा पाएगा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मुझे लगा था कि मैं आहान की स्ट्रेंथ को अच्छे से समझ गया हूं, पर अब लग रहा है कि मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया है, विलियम ने मन में सोचा।
जब एवलिन ने ओथर और अहान के मैच की पूरी डिटेल विलियम को बताई तो वो सोच में डूब गया। वो कुछ एनालाइज कर रहा था। उसने इतने डीप थॉट्स में देखकर एवलिन ने पूछा, क्या हुआ सर? आप क्या अहान की स्ट्रेंथ की वजह से परेशान हो रहे हैं? विलियम ने जो एवलिन को गुस्से में देखा और घूरा और कहा, अगर वो एक रिल्म हायर होता है तो मुझे उससे घबराने की जरूरत थी, पर इस वक्त उसे हराना मेरे बाएं हाथ का काम है। विलियम कॉन्फिडेंट था। भले यहाँ ने ओथर को हरा दिया था, हर मैच में उसका परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, पर इससे विलियम का कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाया था। ओथर और अहान के मैच खत्म होने के बाद अगला मैच शुरू होने वाले थोड़ा वक्त था। इस वक्त सब अहान के बारे में बात कर रहे थे। सब उसकी परफॉर्मेंस में जितना इम्प्रेस थे उतना ही टेरिफाइंग भी थे। सब कुछ लोग अहान की तारीफों के पुल बांध रहे थे। कई कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे जो अहान की जीत को उसकी किस्मत और कोइंसिडेंस कह रहे थे। इस वक्त सबके मन में एक ही सवाल था कि विलियम और अहान और जिंग में से कंपटीशन आखिर कौन जीतेगा। विलियम और जिंग का मैच 1 बजे शुरू होने वाला था। 12:30 बजे सब लोग आना शुरू हो गए थे। इस मैच में भीड़ पहले जैसी नहीं थी, सीट्स काफी खाली थी। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले स्टेज पर जिंग आया। जिंग की पर्सनैलिटी बहुत अलग थी और वो मार्शल आर्ट्स को लेकर पागल था। वो अपने ओपोनेंट्स को पंचिंग बैग बना देता था और उसकी जमकर धुलाई करता था। उसे मार्शल आर्ट्स का मैडमैन कहना गलत नहीं होगा। विलियम का फाइटिंग स्टाइल अलग था। वो अपने ओपोनेंट को हमेशा ज्यादा से ज्यादा 3 मूव में जान से मार देता था। जिसने भी विलियम के अगेंस्ट फाइट किया था उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। जिंग के बाद विलियम भी स्टेज पर आ गया। हमेशा की तरह आज भी उसने मास्क पहना हुआ था। तुम हमेशा मास्क पहनकर क्यों रखते हो? जिंग ने पूछा। इस सवाल का फाइट से कोई लेना देना है क्या? विलियम ने कहा, नहीं, फाइट से तो कोई लेना देना नहीं है, पर तुम्हें हारने के बाद तो ये मास्क तुम्हारे चेहरे से मैं ही उतारूंगा। जिंग ने कहा, यहां से जिंदा बचकर जा पाओगे तब ना। विलियम ने कहा। रेफरी दोनों के बीच आर्गुमेंट सुनकर परेशान हो गया। जो भी स्टेज पर आता सबसे पहले बहस जरूर करता था। बहस आगे ना बढ़े इसलिए उसने तुरंत मैच शुरू कर दिया था। दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ भागे। जैसे ही दोनों की बॉडीज टकराई वहां एक तूफान आ गया। उनके टकराते ही जिंग का बैलेंस बिगड़ गया और लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे चला गया। वो विलियम के स्ट्रेंथ से हैरान था, पर उसने हार नहीं मानी थी। दोनों आपस में लड़ रहे थे। विलियम लगातार जिंग पर अटैक कर रहा था और जिंग उन्हें डॉज कर रहा था। फाइनल विलियम ने जिंग के छाती का पंच किया और जिसकी वजह से उसकी रिब्स टूट गई और उसने खून की उल्टी कर दी। कितनी स्ट्रेंथ है तुम में? जिंग चिल्लाया। अभी तो मैंने पूरी स्ट्रेंथ दिखाई ही कहां है, विलियम ने कहा। विलियम ने अभी तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। क्या जिंग उसकी असली स्ट्रेंथ बाहर ला पाएगा? क्या अहान उसकी असली स्ट्रेंथ के बारे में जान पाएगा या नहीं? अब अहान आगे विलियम को हराने के लिए क्या क्या रणनीति बना पाएगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं।